अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। हाँ बिल्कुल आप हैं। आप कल क्यों नहीं थी? मैं खुश दिखाई दे रही हूँ। एक दिन की छुट्टी मिली बहुत थी। फ्रेश है। यस कल मैं फ्रेश नहीं थी शोएब। ऐसा क्या हुआ? हौला हाथ नहीं रखा इफ्तारी पर, प्रॉब्लम तो होना था। ओके तो हौलात रखा जाए और हौलात रखना चाहिए। हम रोज ये बात करते हैं, अपना पेट समझ के खाएं। बहुत ज्यादा पानी भी पी लिया होगा, बहुत ज्यादा जूसेस का इस्तेमाल भी किया होगा, पी लिया था। ऐसा हो जाता है। कल हमने वैसे किरण आपको बहुत मिस किया, स्पेशली जब हम हेल्थ सेगमेंट कर रहे थे और खरबूजे की बात हो रही थी तो हमने बड़ा सीखा। खरबूजे का शेक भी बनता है, आपको पता था ये बात? मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं मालूम था। खजूर की लस्सी नहीं आता, खरबूजे का शेक भी है। खरबूजे का शेक भी है। जूस तो जरा समझ आती है पर खरबूजे का शेक बेनिफिट्स हैं कोई? बहुत बेनिफिट्स हैं। और ये उन्होंने कहा था, जो हमारे पास आई थी डॉक्टर साहिबा, उन्होंने ये बताया कि ये पीने से इन्फेक्शंस अगर कोई हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। अगर बच्चों को स्पेशली डाइजेशन का इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो भी ठीक होता है क्योंकि फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है खरबूजे में। बस सही है ना, तो मैं कल का शो निकाल के और इसकी रेसिपी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे आज ये जरूर ट्राई करना है। दैट्स वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है बहुत सी बातें हम करेंगे आपसे आगे चलकर, लेकिन उससे पहले नया दिन की टॉप स्टोरीज हैं, क्या वो जान लीजिए। बिलावल भुट्टो अपनी फुफ्फो की कारकर्दगी से नाखुश। लाड़काना में एड्स कैसे फैल गया, बिलावल भुट्टो का तशवीश का इजहार। वजीर आला सिंध, वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को बुला लिया। वाइस चांसलर ज़रा यूनिवर्सिटी की अतियात की अपील। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से स्कॉलरशिप्स में कमी कर दी गई। फैसलाबाद के 2000 होनहार तलबा स्कॉलरशिप से महरूम। पाकिस्तान का मुस्तकबिल टेररिज्म नहीं टूरिज्म है। अर्ज़े पाक का बेटा मुल्क का मस्बत चेहरा उजागर करने के लिए सामने आ गया। पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियां जन्नत से कम नहीं। और जिंदगी का ये मकसद है कि औरों के काम आया जाए, और यही मकसद लिए कराची की सड़कों पर, कच्ची बस्तियों में और फुटपाथ पर शनाख्त छुपाए रजाकार बेसहारा अफराद की खिदमत में मसरूफ। नया दिन में खुशामदीद। हम दोनों ने मिलकर ये बात की है और हम दोनों तो परेशान है ही। जिस खबर पर आपकी परेशानी भी बढ़ रही है, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़, और अगर बात की जाए अंदरूनी सिंध, खासतौर पर लाड़काना की, उसके आसपास के इलाकों की, तो यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घर। लेकिन ये घर में देखते ही देखते क्या हो गया, HIV वायरस फैलता चला गया। जिस बच्चे की माँ और बाप दोनों को ये वायरस नहीं, जिसको एड्स नहीं, उस मासूम से बच्चे को ये बीमारी लगी तो कैसे? अवेयरनेस नहीं थी, सेहत के मराकज़ नहीं थे, सिस्टम नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। अब एक के बाद एक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इस परेशानी को बढ़ा रहे हैं कि दुनिया भर में जहां एड्स पर अवेयरनेस फैल रही है, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सिंध में क्या हो रहा है। और यही बात बनी ऐसी जो बिलावल भुट्टो जरदारी को जरा गुस्सा भी आ गया, नाराज हो गया, और उन्होंने आज तलब कर लिया वजीर आला सिंध, वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले तारीफ की थी अपनी फुफ्फो की यानी वजीर सेहत की, अजरा पेचोहो की, लेकिन अब क्या नाराजी है, ये सामने आ रहा है मामला। संजय साधवानी ने रिपोर्ट तैयार की, पहले वो देखिए फिर मजीद इसी पर बात करते हैं। मिनिस्टर है सिंध का सबसे मेहनती वज़ीर है, और जितना मेहनत डॉक्टर अजरा साहिबा करती है, ना सिर्फ यहाँ हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री में, जो कुछ दिनों पहले अपनी फुप्पो की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लगता है अब वो फुप्पो की कारकर्दगी से खुश नहीं। भुट्टो के गढ़ लाड़काना में एड्स फैलने पर बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपनी फुप्पो अजरा पेचोहो को बुला लिया। बड्डे साईं मुराद अली शाह, मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब और सेक्रेटरी सेहत को भी साथ बिठाया। पूछा लाड़काना में एड्स क्यों फैला, महकमा सेहत क्या कर रहा है। अजरा पेचोहो को हिदायत दी, लाड़काना जाएं और सहूलियात का खुद जायजा लें। लाड़काना में एड्स खत्म करने के लिए प्रोग्राम शुरू करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को सेहत के मसाइल हल करने का खुसूसी टास्क दिया। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि और सिंध में ये हो क्या रहा है, दूसरे ये कि रिश्तों में दूरियां और दरारें भी पैदा हो रही हैं। तज्जियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ हैं। अदनान आदिल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ। लेकिन जो आपने खबर सुनाई है ये तो बड़ी तशवीशनाक है कि किस तरह एक अंदरूनी सिंध के ज़िले में एड्स फैल रहा है, जबकि लोग समझते थे कि पाकिस्तान में तो एड्स बहुत कम है, ना होने के बराबर है।
लेकिन ये तो बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है। और शायद आपने कहा कि वो इजलास जी मैं आप बात भी मुकम्मल करें, साथ में ये भी बताएं, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने ना पहले संभालने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्री काम बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फूफो अलग भतीजा अलग, बात जो है ना वो बन नहीं सकी। मेरा नहीं ख्याल है कि फुप्पो के साथ कोई बड़ा इख्तलाफ उनका होगा, लेकिन आवाम में ये तासुर देने के लिए कि वो बहुत कंसर्न्ड हैं और उन्हें आवाम की बहुत फ़िक्र है। और देखिए कि मैं अपने फुप्पो के बारे में भी कोई नरमी नहीं बरत रहा हूँ, इसलिए ये उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया है। वैसे ये सब अंदर से एक ही हैं और सियासतदान जो हैं बहुत काम ऐसे करते हैं जो सिर्फ आवाम को एक तासुर दे सकें, तो वो तासुर उन्होंने दे दिया। देख लिया, अब आप भी डिस्कस कर रही हैं। बाकी जो हालत है सिंध की वो तो सबको ही मालूम है कि जो ऑफिशियल फिगर्स वो ये हैं कि सिर्फ 22% लोग सिंध में जो हैं सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, जबकि अरबों रुपए सिंध में हेल्थ डिपार्टमेंट पर खर्च होते हैं। सैकड़ों BHUs हैं, RHUs हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। इसके बावजूद जो मरीज़ हैं 80% तकरीबन वो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब आप देखिए कि ये जो एड्स फैल रहा है इसकी भी तो एक वजह ये खून के ट्रांसफर से फैलता है और किसी तरीके से नहीं फैलता, ये हवा से या पानी से नहीं फैलता है। और अदनान आदिल साहब, साईं कायम अली शाह के वक्त से हम अब तक एक ही चीज़ देखते आ रहे हैं, एक ही बात देखते आ रहे हैं कि मिनिस्टर साहब के आने पर एक कैंप लगेगा, एक वार्ड बनेगा और उनके रुखसत होते ही वो लोग भी वहाँ से चले जाएंगे, अमला वहाँ से चला जाएगा, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। कल भी ऐसे ही हुआ था, बच्चों के वार्ड के नाम पर भी बेवकूफ़ी बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये सारा कुछ ऑप्टिक्स के लिए होता है कि लोगों को एक बयानबाजी के ज़रिए एक मैसेज दिया जाए कि हम बहुत फ़िक्रमंद हैं, पैसे बेशक नहीं आ रहे हैं, बहुत सेहत की सहूलतों को बेहतरीन सहूलतें बना दो और यहाँ पर जो हैं बेहतरीन अस्पताल हैं पाकिस्तान के। भाई 80% मरीज़ तो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अगर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो सारे वहाँ क्यों नहीं जाते? 80% को तो सरकारी उसमें जाना चाहिए। फिर आप जो सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, एक मरीज़ की सिरिंज दूसरे में लगा देते हैं और पैसे बचाने के लिए, जो नीचे का अमला है उसकी वजह से एक के जरासीम दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक वजह यह भी है। दूसरे जो खून का इंतकाल होता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उसमें बेहतियाती की वजह से एड्स फैलता है। पहले स्क्रीनिंग होनी चाहिए हेपेटाइटिस की, एड्स की, फिर वो खून जो और है किसी शख्स से लिया जाए, दूसरे को लगाया जाए। स्क्रीनिंग का भी आपने कहा अदनान साहब, इससे मुताल्लिक अज़रा पेचोह ने कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सूबे भर की स्क्रीनिंग करें। आप तो खैर सिर्फ ब्लड स्क्रीनिंग की बात करें, बट जनरली उनकी स्टेटमेंट थी कि ये मुमकिन नहीं है। तो वज़ीर सेहत हैं, जब मालूम है कि कुछ इलाकों में एड्स फैल रहा है तो फिर स्क्रीनिंग से मुताल्लिक इस तरह की स्टेटमेंट देना ये सही था? देखिए, अब बहुत से, मैं जैसे कहा कि ये बातें सिर्फ इसलिए करते हैं कि आवाम को एक ख़ास तरह का मैसेज दे सकें, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और असल में कोताही है। सिंध में करप्शन बेइंतहा है। आप देखिए कि यहाँ पे जो तालीम का मेयार है वो बहुत ही फर्स्ट है। टीचर्स तक को मैथमेटिक्स नहीं आता है वहाँ पर। लोग जो हैं नकल मार के चीटिंग करके पास होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग दिखा रहे थे कि किस तरह इम्तिहानों में चीटिंग चल रही है। जो बच्चे चीटिंग करके पास होते हैं फिर उनको इसी तरह मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। वहाँ का मेयार भी बहुत ख़राब है। वो जो डॉक्टर टंकना किस्म के डॉक्टर निकलते हैं वहाँ से, वो डॉक्टर टंकने जो हैं वो आवाम की सेहत के साथ क्या करेंगे? तो आवाम की सेहत के साथ क्या करें? लेकिन मुझे अदनान साहब ये बताएं कि जिम्मेदार कौन है? सर, तीसरी बार इलेक्ट किया पीपल्स पार्टी को, तो आवाम ने तो खुद इलेक्ट किया। ये मसाइल आज के तो नहीं है, मसाइल तो पहले। फिर आवाम शिकवा शिकायत करेंगे तो किससे करेंगे? वोट तो उन्होंने खुद दिया और तीसरी बार दिया। जिनको पहली बार दिया वो क्या कर रहे हैं भाई? जिम्मेदार तो पीपल्स पार्टी की क़यादत है और वडेरे हैं वहाँ के, जिनका कब्जा है पावर पे, तमाम माशी वसाइल पे, सियासी वसाइल पे। सिंध के वडेरों का कब्जा है। कराची का आप खुद देखिए क्या हाल किया इन्होंने, कूड़े का घर बना दिया। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कमाऊ पूछ शहर है। सिर्फ 10 साल में 10 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें कराची को दी गई। और सिंध की बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर, आधी आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कराची के बारे में? ये सिंधी वडेरे दे आर गुड फॉर नथिंग, ये कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया के अजायब घर में रखे जाने के काबिल हैं और ये हमारे सरों पे मुसल्लत हैं और इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। हर सिस्टम इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। सियासी बुनियादों पर मुदाखलत करके, अकरबा परवरी करके, रिश्वत सतानी करके। कोई सिस्टम तालीम का हो, सेहत का हो, सिंध में कोई चीज़ सही तरह काम नहीं कर रही। सब अखबारों की पब्लिसिटी है, मीडिया के बयानात हैं।
जब आप ग्राउंड पर गुस्सा भी जाते मीडिया पर है, तो वहाँ पे यही अदनान साहब गुस्सा भी उनको मीडिया पर ही आया। जी गुस्सा तो आना ही है कि कोई भी उनको आईना दिखाएगा उसके ऊपर गुस्सा आएगा। और नज़ला बर उज़्वे ज़ईफ़ के मीडिया को बुरा भला कहना आसान है। भाई हम क्या करते हैं, हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं, तो रिपोर्ट करते हैं, बिल्कुल मीडिया तो रिपोर्ट करता है अदनान साहब। लेकिन जब सवाल किया जाता है स्पेसिफिकली हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से तो उनके जवाब रटे रटाए हैं और तैयार हैं। यानी वो NICVD का जिक्र करते हैं, नो डाउट NICVD इज गुड, वो जिक्र करेंगे साइबर नाइफ का, वो जिक्र उन फैसिलिटी से करते हैं जो वाकई हैं, अच्छी हैं, कराची में है। बट व्हेन इट कम्स टू सिंध, इंटीरियर सिंध, तो वहाँ पर ना बेसिक हेल्थ यूनिट सही तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह बाकी यूनिट्स का आपने जिक्र किया। मुझे ये बताएं कि जब हम देखते हैं बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली में उनका जाहिराना अंदाज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट पॉलिसीज, वो तनकीद करते हैं, वो जमकर तनकीद करते हैं। लेकिन एक बड़ा चैलेंज तो उनके लिए सिंध हुकूमत है, एक बड़ा चैलेंज तो सिंध के मसाइल हैं, लेकिन वहां पर गरजना बरसना, इन मसाइल को नजरअंदाज कर देना, ये तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। जी होगा, बिलावल से बहुत उम्मीदें थी कि वो एक नौजवान हैं, नई सोच के साथ आएंगे, वो रिवायती जो फ्यूडल सियासतदान हैं उनसे मुख्तलिफ होंगे और शायद अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह कुछ अवाम का दर्द भी उनके दिल में होगा। लेकिन वो उस तरह साबित नहीं हो रहे हैं। वो बिल्कुल एक रिवायती सियासतदान के तौर पर हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को तनकीद करते रहना और अपनी कारकर्दगी उनकी सिफर है जो सिंध में है। जैसा कि अभी ये अब देखिए कि ये एड्स का फैलना जो है ये तो एक सिम्टम है, बीमारी बहुत बड़ी है जो पूरे सिंध को लाहक है कि सिंध में ना पीने का साफ़ पानी है, ना वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है। जब सीवरेज का निज़ाम नहीं होगा, गंदगी होगी और गटर्स का पानी जो है वो गलियों में बह रहा होगा तो बीमारियां नहीं फैलेंगी तो और क्या होगा। असल चीज़ तो पीने का साफ़ पानी और सीवरेज का निज़ाम है जिसकी वजह से बीमारियां कम होती हैं। बिलावल ने फ़िलहाल तो मायूस किया है, उनको सियासी तौर पे नुकसान होगा या नहीं होगा। असल में सिंध के लोग जो हैं उन्होंने, वो भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं, वो बार बार उन लोगों को क्यों इलेक्ट करते हैं जो उनके मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। सिंध के लोग आखिर कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे और ये सिंध के लोगों को धोखा देते रहेंगे। सियासतदान जो हैं वो आवाम को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी मुबालगाराई से काम लेते करें, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि जो उनका हक बनता है वो आवाम को मिलना चाहिए। अदनान आदिल साहब बहुत शुक्रिया। कोई और मौजू होगा, कुछ होगी, आप ज़रूर हम आपका तज्जिया हासिल करेंगे इस सिलसिले में। लेकिन अभी ज़रा बात करनी पड़ेगी उनकी जिन्होंने रखा काला धन और उनको मिलने वाली है छुट्टी। भला कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असासे जाहिर करने का एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। काला धन सफ़ेद करने का कानून नाफिज हो गया और इसके मुताबिक ही जो माल बनाया गया है, प्लॉट छुपाया गया है, बस टैक्स अदा कीजिए और काले धन को सफ़ेद कराइए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अंदरून मुल्क प्रॉपर्टी 1.5% टैक्स देकर कानूनी बन सकती है, जबकि बैरून मुल्क जायदादें 4% टैक्स देकर कानूनी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि वो काला धन ना हो लेकिन आपने डिक्लेयर ना किया तो उनके लिए तो बहुत फायदा है, उनके लिए भी बहुत फायदा है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं। बट एनीवेज जो काला धन है वो सफ़ेद हो जाएगा इस स्कीम से। खुरम शहजाद, आप माहिर माशियात हैं, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू नया दिन। सर, जानना आपसे ये चाह रहे हैं, गालिबन पहली बार तो ये नहीं हुआ कि ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त इस स्कीम का लॉन्च करना और क्या इससे अंदाज़ा है कितनी टैक्स कलेक्शन होगी इस स्कीम की मद में, और पहली वाली स्कीम से ये वाली स्कीम कैसे मुख्तलिफ है? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आपको दूं कि पाकिस्तान में टोटल जो एमनेस्टीज आई हैं तकरीबन कोई 1 डजन से ज्यादा एमनेस्टीज आ चुकी हैं। ये कोई दूसरी या तीसरी एमनेस्टी नहीं है। तकरीबन कोई 13 एमनेस्टीज पहले अनाउंस हुई हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं कि जो पहली एमनेस्टी थी वो 1958 में आई थी और हमारा पहला IMF का प्रोग्राम जो था वो भी 1958 में आया था। और उसके बाद से आज तक 13 एमनेस्टीज आ चुकी हैं। 14वीं एमनेस्टी ये होने जा रही है और 22वां प्रोग्राम हम अब IMF में जा रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि अगर हम पिछले 60 साल में एमनेस्टीज भी देते आए हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जी टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर सकते, कि एक इनडायरेक्टली एक फेलियर ही होता है स्टेट का कि जी आपने कलेक्शन को अपने को स्ट्रांग नहीं बनाया अभी तक। वो टैक्स आपकी जो अथॉरिटी होती है या टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी जो लोग होते हैं वो इतने रिसोर्सफुल नहीं होते, जिसकी वजह से ये हालत होती है और हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको कि टोटल 13 एमनेस्टीज में जो हमने अभी तक जो डिक्लेरेशंस देखी हैं, या ये कह लें कि हमें टोटल जो पैसा हमने देखा है डिक्लेयर होता हुआ या आता हुआ टैक्स इक्विटी में,
वो तकरीबन 138 अरब रुपए रहा है। और 138 अरब रुपए में जो लास्ट एमनेस्टी गई है उसी में ही खाली 120 अरब रुपए आया था। और एक और एमनेस्टी थी 2000 में, सन 2000 में मुशर्रफ के ज़माने में, जिसमें जो है 10 अरब रुपए आए थे। और उसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी बेनिफिशियरी थे जब मुशर्रफ की जो एमनेस्टी आई थी। और टोटल जो डिक्लेरेशन हुई तकरीबन कोई 3-3.25 लाख से ज़्यादा नहीं हुई। और इसके साथ साथ अगर मैं एवरेज कहूँ कि अगर 13 एमनेस्टीज आई हैं तो एवरेज पैसा कितना इकट्ठा हुआ उसमें, तो 10 अरब रुपए के करीब तकरीबन बनता है, जिसमें 90% तो सिर्फ यही एमनेस्टी जो लास्ट गई है यही इतना पैसा बना देती है। देखिए इसमें इशू क्या है, इशू ये है कि एमनेस्टी हमेशा ये कही जाती है कि ये लास्ट होगी, और वो लास्ट कभी भी नहीं होती। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कितना हमारे पास रिसोर्स इकट्ठा हुआ है, तो रिसोर्स के हिसाब से 138 अरब रुपए बनिस्बत 60 सालों की एमनेस्टीज के, और साथ में फिर IMF प्रोग्राम में भी हम बार बार जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की जो डिसीजंस होते हैं वो कभी भी बेनिफिशियल पाकिस्तान के लिए नहीं हुए। अगर हम लॉ को इम्प्लीमेंट करें इसकी जगह, और जेन्युइन टैक्स पेयर को वो ये बताएं कि जी आप ज्यादा हमारे लिए कीमती हैं और आपको भी हम वही रेट देते हैं। मिसाल के तौर पे भी आपने कहा कि 4% रेट जो है वो आप दें, और अपना जो है वो लोकल जो एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर कर लें, 6% पे जो है वो इंटरनेशनल डिक्लेयर कर लें, और 1.5% आप दें, और 1.5 गुना जो है FBR की वैल्यू लगा दें। मिसाल के तौर पे अगर आपकी 1 करोड़ का जो है वो FBR का रेट है प्लॉट का, और 2 करोड़ रुपए का वो मार्केट में चल रहा है, तो आप ये करें कि उसे 1.5 करोड़ रुपए का करें, उस पर 1.5% दें, और 2-2.25 लाख रुपए देके उसे वाइट करवा लें और बैंक में डाल दें उसको, और फिर वहाँ से आप ले चलें। तो पॉइंट ये है कि इसमें जेन्युइन टैक्स पेयर का जो है वो नुकसान है हमेशा के लिए, और उसको अगर यही रेट अप्लाई किया जाए और यही रेट दिया जाए जो एक आप काले धन वाले को दे रहे हैं, तो फिर उसके साथ थोड़ी जो है वो ये इंसाफ होगा। अदरवाइज ये फेलियर्स चलते रहेंगे और इसका फायदा हमें नहीं होगा। हम IMF प्रोग्राम में जाते रहेंगे और हमारे टैक्सेस जो हैं कभी भी उस तरह से इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि जो काले धन वाले हैं वो यही समझेंगे हमेशा 13वीं एमनेस्टी आ गई तो 14वीं भी आ जाएगी। इसलिए आप देखें कि जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं वो कम डिक्लेयर हुए हैं, इंटरनेशनल ज्यादा हुए हैं। और इंटरनेशनल इसलिए ज्यादा हुए हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान अब OECD का जो है वो मेंबर बन चुका है, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही होती है। तो इसकी वजह से आपके पास एक आखिरी जुमला, एक आखिरी बात बताइएगा, ये आम आदमी के साथ में, टैक्स पेयर के साथ में इंसाफ हुआ है कि नहीं हुआ? ये तो देखें, ये तो सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि मैं आप हम सारे अगर डिक्लेयर्ड हैं और हम जो है वो टैक्स अपना दे रहे हैं और टाइम पे दे रहे हैं, और हमसे इनफैक्ट टाइम पे एक्सोर्स लिया जाता है, तो हमारे साथ तो नाइंसाफी है ना। और ये तो ये कहा जाता है कि जी आप दोबारा देते रहेंगे टैक्स, आप फंड करते रहेंगे सबको, पूरे मुल्क को, लेकिन जो काले धन वाले हैं वो पैसा भी नहीं देंगे, और एंड में ये होगा जब उनको मुश्किल पड़ेगी वो चीखेंगे कि जी हम एमनेस्टी दें, तो उसमें आप एमनेस्टी देकर उनको निकाल भी देंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आप हमारे साथ थे और टैक्स एमनेस्टी, फायदा घाटा किसका, इस सब के बारे में बता रहे थे। घाटे का सौदा होता है क्या? अब हम करेंगे इसकी बात। नशा सरासर घाटे का सौदा। जो एक बार इस लत का शिकार हुआ, इसमें फंसा, समझो फंसा नहीं, धंसा चला गया। बहुत सारे लोगों को उसका हाथ थामना पड़ता है सबसे निकालने के लिए। उससे निकालने के लिए कुछ लोग सरगर्म हैं, कुछ इदारे सरगर्म हैं, और ऐसे ही अफराद की काविशों की कहानी बताएंगे अली हसनैन अपनी इस रिपोर्ट में। नशा अंधेरे की तरह है, जहां सुनाई सब देता है पर दिखता कुछ नहीं। चरस को गर्म करके हाथ पे लगड़ा मार के सही से फुल चूरा लगड़ा मार के ना लब लगा के फीते लग, फिर जहां कोई साथ नहीं देता वहां कुछ लोग उम्मीद की शम्मा जला रहे हैं। आइए आपको उन्हीं लोगों से मिलवाते हैं। सन 2000 से काम करता आस ट्रस्ट नशे की लत से बाहर निकलने का एक सहारा। मालूम हुआ कि इस दलदल में मर्द, औरत, बच्चे सब धंसे हुए हैं और नशे की तलब इनको जुर्म की दुनिया में ले जाती है। ऑर्डर लेना ये तो महंगा भी आता है, इतना कैसे देते थे? बहुत से काम किए हैं, छोरी की, कोई लेडीज जा रही होती थी पर्स छीनने में। अब अफसोस होता है। जेब से मोबाइल निकालना, पर्स निकालना, उस पर माहिर, वो जेब चोरियाँ भी टाइट करता।
नशे से दूर होकर ये लोग आगे बढ़ना जरूर सीख रहे हैं, मगर पीछे बहुत खराब दुनिया देखते हुए आए हैं। ब्लेड होता था हमारे पास 7 गिलास, हल्का से भी लगाने का देर है। फिर हम चरस का नशा करता था और समटबोन और शराब का नशा करता था, माजी की तलखियों का बोझ कम करने के लिए माहिर नफ्सियात इनकी रहनुमाई करते हैं। यहाँ घर जैसा माहौल है, खाना पीना और मौज मस्ती सब साथ। एक अरसे तक सड़क पर ही रहना कभी कभार इनके मिजाज में झलकता है। यहाँ बच्चों के लिए इंडोर गेम्स का भी एहतमाम है। नशा ना मिले तो खुद को नुकसान पहुंचाना भी इनके लिए मामूली सी बात है और अक्सर इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पैदा कर लेते हैं, मैं वर्ड यूज़ करूंगी, कि उसके बाद आपको पता नहीं चलता और फिर कट भी ऐसा लग रहा होता है और पूरा ब्लड। अगर मैं आपको बताऊं कि जो चिकन खा रहे हैं तो उसकी बोन, वो उससे सेल्फ हार्म स्टार्ट कर देंगे। इवन टॉफ़ी, उसको भी चूस कर वो उसका भी एक ऐसा धार बना लेते हैं। यकीन नहीं आ रहा था मुझे भी कि उसने टॉफ़ी से कैसे कट मारा है, मगर उससे भी कट लगा हुआ था। इस वबा में जकड़ी हुई सिनफे नाजुक की कहानियाँ भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। शादी की जिस दिन मैं पहले दिन ही गई, उसने मुझे सिगरेट पिलाई हीरोइन की। मुझे ये तो नहीं बताया कि उसमें हीरोइन है, बोला सारी सिगरेटें कुछ नहीं होता ऐसी। मुझे 2 दिन जब रेगुलर करवाई, तीसरे दिन मुझे उठते जिसम में दर्द हो रहा है, ना मुझसे काम हो रहा है, ना कुछ आंसू गिर रहे हैं आंखों से। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया पाउडर था। बाहर उसने भीख मंगवाई, भी मंगवाई। हम 3 महीने नूरानी में भी समय, हर 2 मिनट बाद तोड़ शुरू हो जाते थे। मुझे चाहिए होता था नशा लाजमी। पाकिस्तान में नशा जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। इस आग से निकलना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। और आस में ही काम करने वाले बहुत से अफराद इस बात की जीती जागती मिसाल हैं। सबसे पहला मेरा सवाल होता है, बेटा आप क्या कर रहे हो? बोला नशा कर रहा हूँ। मैंने बोला बेटा मैं भी यही नशा करता था, मैं ये नशा छोड़ के बैठा हूँ। ज्यादातर बुरी सोहबत इंसान को इस जहरे कातिल की अंधेर नगरी में धकेल देती है, लेकिन जरूरत है तो इनका हाथ थामकर तारीकी से उजाले में लाने की, और इसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गलतियां सबसे होती हैं, इन बच्चों से भी हुई हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना है। और यही तरबियत आज ट्रस्ट की टीम ने इन बच्चों को भी दी है कि अब नशा नहीं करेंगे। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ अली हसनैन, समा, कराची। यानी जिंदगी की उम्मीद दिला रहा है ये आस फाउंडेशन। अब्दुल रहमान, आप चेयरमैन हैं आस ट्रस्ट के, में ज्वाइन किया, वेलकम टू नया दिन। साथ साथ माहिर नफ्सियात किरण जावेद साहिबा, आपको भी हम कहेंगे वेलकम। अब्दुल रहमान साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हमने देखी अली हसनैन की। मैं फिर भी चाहूँगा ज़रा आप बताइए, आस ट्रस्ट, आस फाउंडेशन, ये किस तरीके से काम कर रहा है? ये चैरिटेबल इदारा है, नॉन प्रॉफिट के लिए। हमने स्टार्ट किया था सन 2000 में एडल्ट्स के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड एडल्ट्स, जो गरीब एडल्ट्स हैं, क्योंकि उनके लिए इलाज हो नहीं रहा था। और फिर 2006 में हमें अप्रोच किया UNODC ने, एक यूनाइटेड नेशंस का इदारा है। वो कह रहे थे कि उनके पास कुछ पैसे थे और कराची में स्टार्ट करना चाहते थे बच्चों का इलाज के लिए। सही। तो वो बल्कि हमारे पास आए, बोला कि बच्चों का इलाज करें आप, हमारे पास हैं पैसे हैं 2 साल के लिए। उन्होंने कहा बच्चों का हम इलाज तो नहीं कर सकते, मैं आता नहीं है बच्चों का, हम तो एडल्ट्स के साथ, बड़ों के साथ डील करते हैं। तो उन्होंने कहा वेल वी डोंट केयर, हमें कोई मतलब, हमारे को करना ही है। और एक आप ही का हमने इदारा देखा है कराची में जो थोड़ा सा मुनासिब लग रहा है कि ये काम कर सके। तो फिर हमने बच्चों का स्टार्ट कर लिया। तो 2 साल 2.5 साल बल्कि 2.5 साल उन्होंने फाइनेंस किया। बट 60% वो करते थे, 60%, 40% हम करते थे। फिर वो हमें छोड़ दिया उन्होंने, मतलब उनके पास जितना मखसूस फंडिंग 2 साल का जो था, 2 साल का फंडिंग था, ख़त्म हो गया। तो मतलब 2006 से हम बच्चों के साथ भी डील करते हैं। जो बच्चे जो हैं जो सड़क पे रहते हैं और उनको हम इलाज के लिए ले आते हैं। और ये बड़ों से कितना बड़ा टास्क है, कितना मुश्किल टास्क है एक बच्चे को इस बहुत से निकालना। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के साथ देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बच्चे जो हैं हम जो ले आते हैं सड़क से, हम मोटिवेट करते हैं। नंबर 1
किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं ले आते। हम हमारी टीमें जाती है सड़कों पे उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप आइए इलाज के लिए। बच्चे आते हैं हमारे पास। अब ये बच्चे जो हैं हमारे पास जो आते हैं वो 8 साल से लेके 15 साल तक के होते हैं। मतलब आप सोच लीजिएगा 8 साल के, पता नहीं आपके भाई बहन हैं, बच्चे तो आपके नहीं होंगे मगर भाई बहन होंगे छोटे शायद। मतलब 8 साल का बच्चा इतना सा जो सड़क पे है और नशा करता है। और नशा क्यों करता है आप ज़रूर मुझे पता है, यही आपका अगला सवाल होगा। बिल्कुल कि अब बड़ों के बारे में तो आप कह सकते हैं कि शायद कह सकें आप कि भाई ये देखिए नशा करता है या करती है, ये तो छोड़ सकते हैं, इनका चॉइस है। बच्चों का कोई चॉइस नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ होती हैं जिसको फिज़िकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़। वो बच्चा बेचारा इतना अंदरूनी दर्द होता है, इतना अंदरूनी क्या ट्रॉमा क्या कहते हैं उसको, सदमात के साथ, और वो बचपन से इतना सदमात के साथ होते हैं कि उनको वो उसके लिए कुछ पेन जो दर्द हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ तो उनको रिलीफ चाहिए। वो नशे पे चले जाते हैं, वो उससे उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है। कई लोग तो मतलब अब ऐसे ऐसे स्टोरीज़ हैं जो मैं शायद पता नहीं आप ये टीवी पे कहूँ भी आपको कैसा लगेगा या पब्लिक को कैसा लगेगा कि कितनी ज़्यादतियाँ हुई है बच्चों के साथ, इतनी ज़्यादतियाँ हुई है कि मतलब बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, बच्चों के साथ कोई लोग कैसे कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए। मैं इसी मौजू पर बात करते रहना चाहती हूँ, लेकिन पहले एक सवाल एक मिस हो गया हमारा। ये बताइए अब आप लोग काम किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपके पास में वैसे सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल। बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है, कोई सपोर्ट फाइनेंशियल नहीं है, और हुकूमत जो है बिल्कुल साथ नहीं देती है। वहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं, कहते हैं वेदर इट इज़ द गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, ये सब कहते तो हैं कि हमें ये सड़कों पे जो बच्चे हैं सपोर्ट नहीं होती, बिल्कुल एक रुपये का सपोर्ट नहीं। लेकिन मुखैर हजरात बहरहाल सपोर्ट करते हैं। जी जी जी, वो सपोर्ट करते हैं। उसके लिए बैंक अकाउंट नंबर हम इस वक्त चला भी रहे हैं समा की स्क्रीन पर। ये बैंक अकाउंट नंबर है जहाँ पर आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मदद से ही माशरे के वो बच्चे, स्पेशली मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ जिस तरह सर ने कहा, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो कि नशा करते हैं, उनके पास तो चॉइस ही और कुछ नहीं है, उनको निकालना है इस चीज़ से, माशरे का एक आम शहरी बनाना है और मददगार शहरी बनाना। और आप आस बन सकते हैं इन बच्चों की, इन बच्चों की आस आपको बनना भी चाहिए। माह रमज़ान है, ज़रूर आगे बढ़ें, इस काम में अपना हिस्सा डालें। और अगर आपको अभी भी समझ में थोड़ा सा भी नहीं आ पाया है ना कि आप ऐसा क्यों करें, तो हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं आज उसको ज़रा गौर से सुनिए। आप हमें बता रहे थे कि ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं कि जिनकी कहानी दोहराना भी अजाब है, उसी कर्ब को थोड़ा थोड़ा महसूस करना वो भी बहुत मुश्किल है। ऐसा है। फिर इन इस तरह के बच्चों को उस दुख से निकालना ये कितना दिक्कत तलब काम है, किस तरह से आप लोग करते हैं सबको मैनेज, आप बता सकेंगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत दिक्कत आमेज़ काम है, ये बिल्कुल ईजी नहीं है। जैसे कि बड़ों के साथ, जैसे वो जानते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है, बट बच्चास डोंट नो। बच्चास तो वही हैं जो उनको उस टाइम पर फील हो रहा है, अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो वो बस अपना आउटबर्स्ट करेंगे उसमें। उनको नहीं पता कि गुस्से के पीछे क्या रीज़न है, क्या दर्द है, क्या पेन है, क्या उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, क्या चीज़ें हैं जो उनको पास से ट्रिगर कर रही हैं। तो उनके लिए हमें सबसे पहले जो होता है स्टेप होता है उनका ट्रस्ट लेना, ट्रस्ट को बिल्ड करना, उनके अंदर होप पैदा करना, उम्मीद पैदा करना, उनको ये बताना कि आप कितने वैल्यूएबल हैं और ऐसे भी लोग हैं आपसे प्यार करते हैं, आप एक बहुत कीमती चीज़ हैं। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ख़त्म करना है पहले। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि माशरे ने उनके साथ जो भी जुल्म, जैसे सर ने बताया, करके उनका वो ट्रस्ट बिल्कुल शटर कर दिया है। वो किसी पे ट्रस्ट कर नहीं सकते, और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जब वो ट्रस्ट करेंगे नहीं तो कोई उनकी मदद करेगा कैसे? बिल्कुल, और इसी चीज़ का यकीन दिलाने के लिए हम उनके पास मौजूद होता है। इवन वी आर द काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, उनके पास भी आने पे वो कहते हैं कि नहीं आपको बताएं, क्या बताएं, कुछ नहीं, प्लीज गो, यू नो, इस तरह की चीज़ें रुक जाते हैं, बात नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि मुझे आप इस तरह तरीके से बताएं, फॉर एग्जाम्पल आपने लोकेट किया या कोई हो गया बच्चा आपके पास आ चुका है, अब किस तरीके से काउंसलिंग की जाती है, उसकी सेशंस किस तरीके से होते हैं, कितना वक्त लगता है उसको इस लत से छुटकारा हासिल करने में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जब वो आते हैं तो हम उनको
एक शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल करते हैं, एक वेलकम करते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो किस दुनिया में आए हैं और सब उनको एक प्यार वैल्यू है ये वो महसूस करें, फील करें कि वो कितने वैल्यूएबल चीज़ें हैं। वहाँ पे वेलकम करने में वहाँ का स्टाफ, वहाँ का पूरा हमारा अमला, इसके अलावा वहाँ के बच्चे या और भी लोग जो ज़ेरे इलाज हैं, वो सब बहुत खुशी से, मुस्कुराहट से उनका वेलकम करते हैं। तो वो उनको थोड़ा सा चेहरे से शायद शो नहीं करे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बेहतर फील करते हैं। बट स्टिल अभी बहुत काम बाकी है ट्रस्ट में, तो अभी वो शो नहीं करेंगे। और ऐसा बच्चा जो उस वक्त वो अपने आप को नुकसान जो वो पहुंचा रहा होता है, अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा, वो काट भी रहे हैं अपने आप को, उस वक्त उसको डील करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। इसमें सबसे बुरी मतलब आपको शायद अजीब लगेगा कि हमारे पास 20 बच्चे हैं, तो अगर किसी ने अपने आप को सेल्फ हार्म किया, अपना काटने लग गया, दूसरे जो बच्चे हैं ये चीज़ देख के वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये एक बच्चों के साथ डील नहीं करना पड़ा, वो फिर 7, 6, 7, 8, 9 बच्चे अगर ये कर रहे हैं अपने आप को, बहुत मुश्किल होता है। किसी बच्चे को अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता, उसको अकेले भी नहीं बंद किया जा सकता कि नहीं ये तो इस तरह से कर रहे हैं, सबको मिलजुल करके ही रहना है। अभी आपने कहा था कि किसी बच्चे को आप फोर्स नहीं करते कि वो सड़क से उठे और वो आपके साथ चले, फिर क्या करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं? उनको हम देखिए, पहले तो जो सड़क पे जो लोग जाते हैं ज़्यादा करके हमारे अपने लोग ही हैं जो ये इलाज से गुज़र चुके हैं, तो वो जाके कहते हैं अपने दूसरे साथियों को कि देखिए मैं भी इधर ही था 10 साल पहले, मैं यही सड़क पे मैं भी हेरोइन लेता था, यहाँ मैं चरस लेता था, यहाँ मैं क्रिस्टल, मैं यही वो कोने पे मैं सोता था, यही जहाँ तुम सोए हो, तो आज मुझे देखो। That's how they work. That's how they work. ये मोटिवेशनल होता है उनके लिए। और इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बेगर्स की बात करें, चाइल्ड बेगरी की बात करें, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हों जो नशे की लत में मुब्तला हों, उनको वहाँ से निकालना कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि शायद उनके पेरेंट्स भी नहीं मानते होंगे कि आप लेकर जाएं। आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया कि पेरेंट्स को जो नज़र आ रहा है वो ये कि वो किसी भी तरह कमा के ला रहे हैं, बट फाइनेंस लेकर आ रहे हैं। तो बहुत दफ़ा जब हम उनकी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है, बिकॉज वो आते हैं और वो बस लेकर जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि दे दें। हम जब उसका रीज़न आउट लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो पता चलता है वो तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, चाहे चोरी करके ला रहा है, चाहे बैगर बन के ला रहा है, चाहे कुछ भी करके ला रहा है। तो वो ये बदकिस्मती है कि माँ बाप खुद भी शायद पॉवर्टी है, यकीनन यही है इसका एक रीज़न कि वो है कि जो उन्होंने 7, 8, 10, 11 बच्चे हैं उनके, तो वो कहीं ना कहीं पर लगे रहे। अब उनकी सेहत में क्या है कि वो नशे के एक दलदल में फंसते जा रहे हैं। समद बॉन्ड, चर्स, हेरोइन जो कि बहुत कॉमन है बच्चों में, दे स्टार्ट विद दिस समद बॉन्ड, चर्स, दम लगाते हैं, सिगरेट्स में लेते हैं, बट दे आर दे लीस्ट बॉदर्ड। कभी इसका रीज़न ये हो सकता है कि उनको ये किसी ने ट्राई करा दिया और वो करते चले गए, कभी इसका रीज़न ये हो सकता है कि उनके पास में ये सस्ता नशा खरीदने के पैसे थे, रोटी खरीदने के नहीं थे, खाना नहीं था उनके पास। बिल्कुल ये होता है। और कई मरतबा ये मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, अभी हमने खोला जनवरी में एक पहला सेंटर खोला ख़वातीन के लिए। बेसिकली इट इज़ अगेन स्ट्रीट चिल्ड्रन, बच्चों के लिए है, मगर ख़वातीन तो शुरू में हमने थोड़े से बड़े उम्र के भी ले लिए। सही। तो एक खातून थी जो सड़क पे रहती थी, बस 20 साल की हुई होगी, वो नशा करती थी एंड वो आना चाहती थी इलाज के लिए, और उनके पास एक छोटा बच्चा था 3 महीने का। तो उनको हमने दोनों को ले लिया, क्योंकि है तो यूनिट तो बच्चों के लिए। तो खातून को हमने ट्रीट किया हेरोइन के लिए, तो पता लगा विड्रॉल्स जो हैं वो बच्चे को भी हो रहे थे। आप ये सोच लीजिएगा, अब ये सोचा नहीं था हमने, मगर ये तो 3 माह का बच्चा भी नेचुरली, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग था, मिल्क, माँ का दूध पी रहा था, माँ का दूध में हेरोइन था, तो बच्चा भी नशे का मरीज उस उम्र से ही बन गया था। अब उसको विड्रॉल्स हो रहे थे 3 महीने के बच्चे को। ओके, ये मैं चाहूँगा फिर बताएं कि वो कितना वक्त लगा उस बच्चे को इससे निकलने में। ज़ाहिर विड्रॉल सिम्टम्स उसमें भी आप जाहिर हुए, तो माँ का इलाज मुकम्मल, बच्चा ठीक हो गया फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को भी फिर हमें दवाई देनी पड़ी, दूसरी चीज़ें देनी पड़ी कि वो 3 हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक। फिर हमने बल्कि काफ़ी, हमारे पास बहुत अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं जो
अभी यूके से आए हुए हैं 1.5 साल पहले, तो उन्होंने फिर यूके से टच में रहे कि भी बच्चे के साथ हम क्या ये करें। एक बड़ा यूनिक केस था कि बहुत ही यूनिक केस था। मंथ ओल्ड बेबी, उसको ऐसे सिम्टम्स हुआ था। मुझे ये बताएं कि करंटली अभी कितने बच्चे हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, जिनको हमारे पास छुटकारा दिला रहे हैं? 100 होंगे। ओके, 100 रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं और ये 3 महीने का इलाज होता है। तो 100 हैं, इंक्लूडिंग अभी जो ख़वातीन का है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 7 हैं, बट वो बढ़ते जा रहा है। जनवरी में ही खोला है तो अब आस्ते 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 वो भी बढ़ते जा रहा है। वहाँ भी हो जाए। और जिस तरह आपने कहा कि तकरीबन 19 साल हो गए आपका इदारा काम कर रहा है, और कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके पास भी हैं जो जाती हैं, जो बताती हैं बच्चों को कि मैं भी यहीं पर था, इसी कोने में था, लेकिन मैंने इससे निकला। कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, कुछ शेयर करें? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और बड़ी खुशी होती है। देखिए, सक्सेस की बात जब हम कहते हैं कि आप जो सक्सेस जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि ये सक्सेस है कि बच्चा या बड़ा जो भी है उसने नशा छोड़ दिया 10 साल 12 साल, जो फिल्म में देख रहे थे, जो बच्चा बात कर रहा था, एक वो 10 साल से छोड़ा हुआ था उसने। ओके, हाँ, जो जा रहा है। फॉर मी इट्स अ सक्सेस स्टोरी अगर उसने छोड़ दिया। जी, मगर ये तो टोटल सक्सेस। मैं तो सक्सेस उस चीज़ को भी कहता हूँ कि कोई बच्चा अगर हमारे पास आता है 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 3 महीने का इलाज करवाता है, इसमें देखिए रिलैप्स या दोबारा करना तो बहुत कॉमन है। बहुत चांसेस है। अच्छा, बहुत चांसेस है। अब वो बच्चा क्योंकि वापस सड़क पर जाता है या फैमिली के पास चले जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है। हम तो कोशिश करते हैं कि वो बच्चे फिर सेकेंडरी केयर में भी जाएं, फिर हमारे पास स्कूल का भी रखा हुआ है वहाँ पे ताकि वो स्कूल में भी जाएं। तो अगर बच्चा हमारे को छोड़ के चले जाता है और 3 महीने बाद वो रिलैप्स हो जाता है, दोबारा नशे का मरीज़ बन जाता है, और वो फिर खुद ही वॉक करके आता है, हमारे दरवाजे पे खटखटाता है, मेरे ख्याल से ये सक्सेस। बिल्कुल, वो समझ गया। और बिल्कुल ऐसा होता भी है कि बहुत से आ जाते हैं खुद चल के, बिकॉज आप सोचिए कि वो फर्स्ट ट्रीटमेंट में बेशक अपने डिनाइल में भी होंगे कि नहीं ये तो बीमारी नहीं तो ये सब करते हैं, नहीं तो मेरे सब दोस्त करते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है तो उसको वो याद ज़रूर आता है कि वो 3 महीने उसको कितना प्यार मिला, कितना केयर मिला, कितना वैल्यूबल फील कराया गया, कितना अहम शख्स हूँ मैं इस दुनिया में, ये फील कराया गया। और फिर जब वो बाहर गया और दोबारा से उसने सब चीज़ें देखी तो उसको ख्याल आता है और वो पलट के वापस आता है। जब गलती होती है कि रिलैप्स हो जाए तो वो पलट के आता है ज़रूर वापस, और बल्कि दूसरों को भी रेफ़र करते हैं कि आओ वहाँ पर चले, वहाँ पर है जो हमें समेट लेंगे। अल्लाह, जो हमें समेट लेंगे। ओह, क्या आपने बात कर दी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो लोग जो आपके साथ मुंसलिक हैं, जिनको 10 साल 12 साल या 15 साल हो गए हैं ड्रग्स छोड़े हुए, वो भी आप लोग साथ लेते हुए चलते हैं और इसके अलावा इस चीज़ को भी मेक श्योर करते रहते हैं कि कहीं ये कड़ी हमसे छूट ना जाए, कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। बिल्कुल टच में रहते हैं हम। ये सबको बताया हुआ है कि जब भी आप थोड़ा वल्नरेबल फील करते हैं, वल्नरेबल क्या कहते हैं उर्दू में, मतलब आप हसासियत, सेंसिटिविटी, जब आप थोड़े से समझते हैं कि मैं थोड़ा सा नाजुक हूँ, अब मुझे तलब हो रहा है नशे का, आप नशा ना करें, आप सीधा हमारे पास आ जाएं, बात करें, वी विल सपोर्ट यू। ये जो सपोर्ट है ना जो आप बच्चों को दे रहे हैं, अगर आप हमको थोड़ा सा ये समझा पाएँ तो आम लोगों को अंदाज़ा होगा कि वो कितनी मदद किस लिहाज से कर सकते हैं। वैसे तो इंसान अपने लिहाज से करता है, लेकिन वो एक बच्चे के ऊपर, एक बच्चा, देखिए इस बात को तो ये तो काउंटलेस है कि आप उसको प्यार दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसका दर्द ले रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, लेकिन उसका खाना पीना, उसका रहना सहना, एक बच्चे के ऊपर कितना खर्च आता है, कितना आप लोग एक्सपेंड कर पाते हैं, अगर आप थोड़ा सा इस तरह से हमें बता सके तो पॉसिबल है? जी बिल्कुल, आपको बता देंगे, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अगर मैं बताऊँगा फिगर तो आप कहेंगे हाँ माय गॉड, इतना ज़्यादा, इतने में तो हम इतने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब हमारा एक बच्चे के पीछे 40,000 रुपया माहवार खर्चा आता है। ओके, बहुत ज़्यादा लग रहा है ना? रिहाइश, खाना, स्कूलिंग एंड सबसे बड़ी चीज़ काउंसलिंग के जो हैं हमारे पास। देखिए बच्चे अगर 20 बच्चे हैं कोई यूनिट में, एक यूनिट में 20 बच्चे, हमारे पास तकरीबन 20 स्टाफ होता है इंक्लूडिंग काउंसलर्स, क्योंकि 24 आवर्स स्टाफ की ज़रूरत है, क्योंकि वो कभी भी काट के अपना खुदकुशी कर सकते हैं। और यही काउंसलर्स मेक श्योर करते हैं कि आने वाले दिनों में ये बच्चा दोबारा से उसी एडिक्शन की तरफ, उन्हीं ड्रग्स की तरफ नहीं चला जाएगा। इसलिए भी एक बच्चे के ऊपर आपको 40,000 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है। इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम 40,000 रुपया इलाज पे खर्च करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम 40,000 रुपया
एक जिंदगी बचाने पे खर्च करते हैं, एक जिंदगी, और एक जिंदगी बचाने के लिए कोई कीमत नहीं है, कीमत ही नहीं है, कीमत नहीं। लाइफ, व्हाट प्राइस इज अ लाइफ, टेल मी, कोई है कीमत है जिंदगी बचाने में? मतलब आईसीयू में अगर आप भेजेंगे तो 40,000 रुपया, 50,000, 1.5 लाख रुपया दिन का आपका ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यू हैव टू सेव दैट लाइफ। तो एक्चुअली वी आर सेविंग लाइव्स। एक एक बच्चे के ऊपर जो पैसे खर्च होते हैं वो इलाज के नहीं हैं, दैट इज़ टू सेव अ लाइफ। कितने लाइफ हमने बचाए होंगे, आई डोंट नो, many thousands of lives। माशाल्लाह। अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि 40,000 रुपये खर्च आ रहा है, ज़ाहिर है उसमें पूरा सपोर्ट सिस्टम है, तो मुझे ये बताएं कि एक बच्चा, एक स्ट्रीट चाइल्ड है, वो आपके पास आ गया, अब आप उसे उसकी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो कहाँ तक, मैट्रिक तक? फर्स्ट इनिशियल, जी बिल्कुल, वो भी करते हैं। मैं उसमें पहले ही जाना चाहता हूँ, हम इलाज क्या होता है। अब ये आप सोच लीजिएगा कि एक बच्चा जो है सड़क पे जो रहता है, एक्चुअली वो सड़क पे जब है वो डीह्यूमनाइज हो गया है, वो जानवर की तरह है। उसने गाली के अलावा तो कोई बात करता नहीं है। वो चाकू मारने तो 2 सेकंड में चाकू मार देगा और मारता है, वो मारते अपने आप को नुकसान पहुंचा है, डिसेंसिटाइज तो हो चुका है टोटल। वो चाकू मारना मतलब वो दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। पहला काम तो ये है कि उनको ह्यूमन बीइंग बनाना, इज़्ज़त देना, लव देना, जो उनको प्यार कभी मिला नहीं है, कभी इज़्ज़त मिली नहीं है सड़क पे। मुझे पता है कि ये जब काम हमने शुरू नहीं किया था तो मैं भी जब सड़क पे जाता था तो कुछ ऐसे बच्चे, जाओ जाओ हटो गंदे, या तो नोटिस नहीं करते, या आप ये करते हैं। नोटिस नहीं करना मेरे ख्याल से इज वर्स कि भाई आप तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, मैं आपको देखें क्यों? आप तो कचरे के भी बराबर नहीं है, हम आपको देखते ही नहीं है। So first thing is to make them think of themselves as something। उनको लव देना, रिस्पेक्ट देना और उनको ह्यूमन बनाना, उसके बाद जो है इनका काम शुरू होता है। बिल्कुल, हमारे पास जो इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो 3 मंथ्स का है। ओके, दैट इज़ प्राइमरी केयर यूनिट। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी से तमाम ड्रग को जो है वो आउट करवाना। ठीक है, उस पर 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग वन हैव टेकन। इसके अलावा साथ साथ होप जनरेट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और उनकी काउंसलिंग हम तो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है। डेली प्रोसेस, ग्रुप्स, ग्रुप थेरेपीज, 1-on-1 सेशंस, ताकि वो जितना जल्दी अपने आप को अपने वेलबींग की तरफ आ सकें, ठीक है, और ओपननेस अपनी दिखा सकें। कितनी जल्दी बात करने के लिए आमादा होते हैं ऐसे बच्चे? डिपेंड्स जिसके जितने डीप ट्रॉमा, सदमात होते हैं वो इतना ज़्यादा टाइम लेता है, बट वी आर देयर, उनके लिए हम मौजूद हैं। अगर एक बच्चा सेशन में आके 45 से 50 मिनट का सेशन है और वो कुछ नहीं बोलता, वी आर स्टिल देयर फॉर देम फॉर 45 to 50 मिनट्स। हम उनकी साइलेंस के साथ मौजूद हैं, उनको फील कराते हैं कि अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तब मौजूद है। व्हेन एवर यू लाइक टू स्पीक, स्पीक इट, वी आर हियर। 3 मंथ्स का जब इनका कंप्लीट होता है तो हमारा सेकेंडरी यूनिट का जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर भी हम पूछते हैं मोटिवेशन के साथ कि अब आप आगे जाना चाहते हैं, ताकि हम आपको मज़ीद वोकेशनल ट्रेनिंग या स्कूलिंग की तरफ लेकर जाएंगे। फिर बच्चे वहाँ पर जो भी एग्री करता है और फैमिली को भी अब आइडेंटिफाई करते हैं 3 मंथ्स के प्रोसेस में, बिकॉज रोड से ला रहे हैं हम मोटिवेशन के साथ, तो वी आर नॉट अवेयर अबाउट देयर फैमिलीज, तो फैमिली को भी आइडेंटिफाई करके उनका भी कंसेंट लेंगे। फिर बाकी जो मिनिमम इसका सेकेंडरी का 6 मंथ्स और मैक्सिमम 1 साल 2 साल, हमारे पास बच्चे 4-4, 5-5 साल से भी मौजूद है। ओके, और माशाल्लाह स्कूल जा रहे हैं, अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं, टॉप कर रहे हैं और एक अच्छे सिटीजन की तरह आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन कर रहे हैं सोसाइटी में। दैट्स गुड। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग कि जो बच्चा 14-15 से अबव हो रहा है, क्योंकि अरसे से हमारे साथ है, इफ़ दे वांट टू एक्वायर और लर्न एनी स्किल, तो हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन स्किल्स दी जाती हैं? हमारे कुछ एफिलिएशन है, लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका उसमें तमाम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, कुकिंग, जिधर भी वो जाना चाहते हैं। वो बच्चे जो 4-5 साल से आप लोगों के साथ हैं, जब वो आते हैं आप लोगों से कभी मिलने, कोई 1 या 2 दिलचस्प रिएक्शंस या जुमला आप मुझे बता सकती हैं कि उस बच्चे ने आके तो ऐसा कहा
और मैं हैप्पी थी, या हम सारे के सारे मुतासर हो गए कि ये देखो इसने क्या कितनी प्यारी बात कर दी। कोई एक दो बातें ऐसी हो सकती हैं आपको याद है इस वक्त? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। एक तो हमारा हर साल एक एनुअल फंक्शन होता है रियूनियन, उसमें तो तमाम जो भी हमारे पास रिकवरिंग होते हैं जो कि बिल्कुल इलाज में सक्सेसफुली चल रहे हैं वो आते हैं। तो जब वो मिलते हैं इतनी खुशी से मिलते हैं और अपनी पुरानी मेमोरीज, मिस याद है ये हुआ था, मिस याद है वो हुआ था, मिस याद है उसने यूँ गिर गया था, मिस याद है हमने ये वाली पार्टी की थी, हमने वो किया था। तो फन को जब वो करते याद तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अक्सर अगर कभी बाहर मिल जाते हैं, बिकॉज दे आर नाउ लीडिंग देयर सक्सेसफुल लाइफ, तो कहीं बाहर मिल जाते हैं तो भी बहुत खुशी से मिलते हैं। और तो याद करते हैं कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई वो जो खुशी होती है इनसाइड, एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग मिलती है, वो बयान नहीं की जा सकती। नो डाउट। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, मुझे ये बताइएगा, जब हम नशे की बात करते हैं कि बहुत ही वैरायटी है नशे में, लेकिन जो पहला स्टेप है वो कहा जाता है सिगरेट इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है। बच्चा अगर कहीं रोड पे किसी ने अधूरा सिगरेट छोड़ दिया, बच्चे ने वो उठा के पी लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट चाइल्ड। तो अगर ये हुकूमत अगर टैक्स बढ़ाती है विद रिस्पेक्ट टू सिगरेट, तो आपको लगता है ये छुटकारा हासिल करने में एक अहम स्टेप ये होगा अगर टैक्स बढ़ जाता है और सिगरेट का जी डेफिनेटली। देखिए, सिगरेट के लिए टैक्स बढ़ाना और आपको पब्लिसिटी देना, आप बात करें इन चीज़ों के बारे में एंड टीच द पब्लिक, हमें सिखाना पड़ेगा लोगों को कि भाई कैसे ट्रीट करना है, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। एंड सिगरेट्स यस, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था सेंटर, तो उस वक्त पे सन 2006 में, उस वक्त पे बच्चे जो हैं हमारे सब के सब नशे में, सिगरेट तो पीते थे, ग्लू स्निफिंग करते थे। नशा उनका 95% का सिर्फ ग्लू स्निफिंग था और 5% का ग्लू स्निफिंग प्लस चरस था। आज जो हमारे बच्चे आते हैं उसमें ग्लू स्निफिंग तो है ही है, 75% नाउ 5 से 75% हो गए हैं चरस और 25% हो गए हैं हेरोइन। ओके, हेरोइन एंड क्रिस्टल मैथ। क्रिस्टल मैथ के भी आपके पास आते हैं पेशेंट्स? अभी क्रिस्टल मैथ के भी आते हैं, हालांकि दैट्स एन एक्सपेंसिव वन। सड़क एक्सपेंसिव क्या चीज़ है? मैं एक मेहमान को मैं ले आया था हमारे सेंटर में, वो कराची इलेक्ट्रिक में काम करता था। तो वहाँ बच्चों ने उनसे पूछा, क्योंकि बच्चे इजाज़त होती है पूछना करना बात करना, तो सवाल किया उससे कि भाई आप किधर होते हैं? तो उन्होंने कहा मैं केई में होता हूँ, कराची इलेक्ट्रिक। आपने कभी सुना है उसने? तो बच्चे हंसने लग गए। तो उसने कहा आप हंस क्यों रहे? बोला ये आप ही की तो तार हम चोरी करते हैं। आप समझे ना? तो अब ये चोरी बच्चे जो हैं एक्चुअली जो नशे के वजह से वो सब पूरा चोरी करते हैं, चाहे आपकी पर्स चोरी करते हैं, चाहे आपकी गाड़ी से मिरर करते हैं, चाहे ये छलांग मार के आपके घर में आ जाते हैं, चाहे ये वायर चोरी करते हैं कॉपर के, उससे फिर वो अपने एक्सपेंडिचर पूरे करते हैं, उससे अपने एक्सपेंडिचर। तो ये जो चेन ब्रेक करने वाला मामला, यानी ये एक्सेस ना हो इस क्रिस्टल मैथ और या बाकी जो नशे हैं, ये एक्सेस ही ना हो बच्चे को, इसके लिए कुछ काम नहीं हो रहा? काम हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए हुकूमत के अपने प्रायोरिटीज़ हैं, इस चीज़ को इतना प्रायोरिटी दे नहीं रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हुकूमत पैसे तो खर्च कर रही है, कई जगह खर्च कर रही है, हमारे डिफेंस फोर्सेस भी बहुत खर्च कर रहे हैं, हर चीज़ में खर्च हो रहा है, इन चीज़ों पे कम हो रहा है, हो नहीं रहा है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि हमें तो नॉट 1 रुपी फ्रॉम गवर्नमेंट, ना इधर गवर्नमेंट पाकिस्तान की तो बात छोड़ दें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी एक पैसा आज तक नहीं मिला है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी कुछ नहीं किया, एक रुपया तक नहीं दिया है। इतना ये बातें तो बहुत हो रही है, ढोल तो रोज बजता है ना कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये बेगरी, वॉक भी हो जाती है, उसमें ऐलान हो जाते हैं, लेकिन अमली इकदाम नहीं होते। आप सोचिए एक बच्चा है, बता रहा है कि मैं लाहौर से आया हूँ अभी कराची में, कैंट स्टेशन पे उतरा हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर ले आए थे। उसके बाद ही अब हमारे जो प्रोसेस है मोटिवेशन का, उसके बाद तो मैंने हेरोइन यहाँ चिपकाई भी थी, नॉट विद द क्लोथ, विद द बॉडी, और मैं आ गया। अब वहाँ पे TCS भी होते हैं ट्रेन में, टिकट चेकर्स, जो भी, किसी के इसमें इल्म में नहीं आया बच्चा। और ये बच्चे की मैं बात कर रही हूँ जो 11 या 12 साल का है। ओके, ठीक है, तो
इस तरह से तो गवर्नमेंट को तो बहुत डीप डाउन वर्क करना पड़ेगा इफ दे वुड स्टार्ट वर्किंग और वो कम से कम आप ही जैसे लोगों का हाथ पकड़ लें तो उससे भी बेहतरी आ सकती है। जी जी, लेकिन उनको ऐसा फिलहाल करना नहीं है, नजर नहीं आ रहा। अगर आप चाहें तो नया दिन के प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री को भी कह सकते हैं, मौजूदा हुकूमत को भी कह सकते हैं कि आए और आपका हाथ बटाएं। अगर आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं। अभी कह तो सकते हैं मगर फ़ायदा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हुकूमत से तो अनलेस आप जाके उनके पाँव न पड़ें और रोज़ाना पहुँच ना जाएँ, और इतना वक्त नहीं है। वक्त नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और मैं काम करूँ कि उनके पैर जाके पाँव पड़ूँ? नहीं सपोर्ट करते। नहीं और जितनी दिनों में या जितनी देर में, जितने सालों में कोई चीज़ का अप्रूवल आएगा उतने सालों में तो हम वर्क करके कई बच्चों को नया मसला हो चुका होगा, मसला भी हो चुका, इतने में कितने बच्चे सक्सेसफुली ट्रीट होकर निकल भी जाते हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ थे। नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं आपकी हमारी स्क्रीन पर, आप लोग प्लीज़ देखिए। आस को अकेला मत छोड़िए, बहुत सारे बच्चों का हाथ ये पकड़ रहे हैं। अभी भी बहुत सारी, हर स्टोरी सक्सेस स्टोरी है। ये अगर एपिसोड आप दोबारा देख सके ज़रूर देखिएगा। मैं तो इनके हर जुमले पे हिल के रह गई कि ये भी हकीकतें हैं ज़िंदगी की। बिल्कुल, और इनकी ये अपनी जिम्मेदारी अदा करें, क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने ली है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है, हमने फील करना है इस मसले को। एनीवेज, यहाँ लेंगे ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं अहम मौज़ूआत के साथ। रहिए नया दिन के साथ। और अब नया दिन में आपको खुशामदीद करते हुए अहम तरीन मौजू की तरफ चलेंगे। हो ये रहा है कि फंड्स की कटौती की गई है, स्कॉलरशिप्स के ऊपर कैंची चल गई है और इसके ऊपर बड़ी परेशानी देखने में आ रही है। HEC और पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड्स ने स्कॉलरशिप्स कम कर दी। फैसलाबाद के 2000 से जायद होनहार तलबा ऐसे हैं कि जो अब इन स्कॉलरशिप से, इस सहूलत से महरूम हो गए हैं। और इसीलिए वाइस चांसलर ने मुखैर हजरात से एहतियात मांग ले ताकि जो स्कॉलरशिप्स का मामला है वो यूं ही चलता रहे। अब्दुल अहद ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। होनहार तुलबा परेशान, हायर एजुकेशन कमीशन ने स्कॉलरशिप कम कर दी और पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड ने भी वजीफों में कमी की, तो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 2000 से जायद काबिल तुलबा स्कॉलरशिप से महरूम हो गए। वाइस चांसलर ने मुखैर हजरात से एहतियात मांग लिए। अलमनाई और हमारे जो एक्स स्टूडेंट हैं वो डोनेशन दें, इस कार्य खैर में हिस्सा डालें, जो हमें स्कॉलरशिप की कमी आई है उसको हम ओवरकम कर सकें। चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम बंद कर दिया गया है और पीफ स्कॉलरशिप 884 से 52 कर दी गई। HEC स्कॉलरशिप 601 से 157 रह गई हैं। मेरा भी नेम आया था HEC की स्कॉलरशिप में, वो भी कैंसिल हो गई है। पिछले साल है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब वाली कैंसिल हुई है और इस बार HEC वाली कैंसिल कर दी है। वजीफे ना मिलने से गरीब तुलबा के वालिदैन बेहद परेशान हैं। कहते हैं इल्म हासिल करो ख्वाह चीन जाना पड़े, मगर तलबा कहते हैं कि फंड्स की किल्लत ने अपने ही मुल्क में तालीम का हुसूल दुश्वार बना दिया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कमर बुखारी साहब हमें ज्वाइन करें। सर, वेलकम टू नया दिन। जानना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप से मुताल्लिक एक खबर क्या है, ये क्यों कम की गई, इससे मुताल्लिक क्या बताया गया है? इसके बारे में सीधी सी बात तो ये है कि अभी हमारे पूरे मुल्क की मईशत तश्कील 9 के मरहले से गुजर रही है और नए अहदाफ तय हो रहे हैं। तालीम में भी थोड़े से मसाइल का सामना है और हमारी यूनिवर्सिटी में जो अभी तक गैप आ रहा है, पिछले साल से इस साल तक 1600 तलबा के स्कॉलरशिप्स मुतासर हो रहे हैं। लेकिन जिन तलबा को मुश्किलात हैं, जो इंतहाई माली मुश्किलात से दो चार हैं, उनके केसेस को हम हार्डशिप के तौर पर देख रहे हैं और उन्हें हम अदर सोर्सेज से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने हैं सर? 1600 में से कितने ऐसे केसेस हैं जो कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल उनकी तो स्कॉलरशिप नहीं रुकनी चाहिए? ये अब तलबा हमें एप्लीकेशंस दे रहे हैं क्योंकि बाज़ ऐसे हैं जिनका बिल्कुल गुजारा नहीं होता, तो हमारे वाइस चांसलर उसको अदर सोर्सेज से मैनेज कर रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि हम दस्तक दे रहे हैं मुखैर हजरात की तरफ भी, और हमारे अलुमनाई का बड़ा रिच चैप्टर है, तो इंशाल्लाह हम ये चिराग नहीं बुझने देंगे कि इस सूरत हाल को मैनेज कर लिया जाएगा। और कमर साहब ये बताइएगा, ऐसे स्टूडेंट्स भी तो होंगे जिनके डिग्री अब बिल्कुल मुकम्मल होने वाली होगी, तो अगर स्कॉलरशिप का मामला इस तरीके से इस स्टेज पर आकर रुक जाए तो उनकी तो डिग्री मुतासर, वो तो डिग्री हासिल नहीं कर पाएंगे। ये नहीं सोचा इदारों ने जिन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दी इस स्टेज पर स्पेसिफिकली?
अनफॉर्चुनेटली जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड जो था अभी उसका हमें कुछ भी नहीं मिला, और HEC की तरफ से भी अभी हमें बहुत कम फंड्स मिले हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन जिन बच्चों की डिग्रियां कंप्लीट होने वाली हैं, मैंने जैसा अर्ज़ किया कि हमारे वाइस चांसलर ने ये क्लियरली मैसेज दिया है कि ये चिराग नहीं बुझने दिए जाएंगे, किसी की डिग्री इंशाल्लाह मुतासिर नहीं होगी, और हम इसको ये दिए चलते रहेंगे। सही, ये दिए चलते रहेंगे। अब मुझे ये अगर आप बता पाएं कि कितने फंड्स दरकार हैं, फिगर क्या है जो कि रिक्वायर्ड है इस वक्त, ताकि वो 1600 बच्चे जो कि वहाँ पे स्कॉलरशिप से पढ़ रहे थे वो उसी तरीके से पढ़ते रहें। जी जी, हमें तो अभी बहुत कम फंड्स मिले हैं। नहीं, मैं रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। कमर साहब, रिक्वायरमेंट कितनी है? हमें तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो पिछले फिगर्स हैं उसके मुताबिक भी हमें अभी आधे से ज़्यादा फंड्स चाहिए मज़ीद, लेकिन उसके लिए कोशिश जारी है। HEC के पास भी अभी वसाइल के मामला चल रहे हैं, देखा जाएगा कि इंशाल्लाह अभी बजट भी आने वाला है तो शायद इसके अंदर बेहतरी आ जाए। कमर साहब, मैं ये जानना चाहता कि स्पेसिफिकली कुछ बता पाते, क्योंकि ज़ाहिर ये फिगर्स तो आपके पास होंगी कि अगर 1600 स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप्स पर थे, तो पहले कितनी स्कॉलरशिप्स थी? जिस तरह आपने कहा कि फ़ंड्स बहुत कम मिल रहे हैं, यानी पहले भी कम ही मिल रहे थे, तो ये 1600 पर खर्च कितना आता है? अगर हम पर सेमेस्टर बात कर लें तो वो कितना खर्च होता है? ये हमारे पास जो टोटल इस वक्त मेरे पास फिगर है वो ये है कि हमारे पास हैं 74,454 तलबा को हमने दिया फ़ंड, 18,308 हमें एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं, और इसमें हमें जो टोटल रकम थी वो 395 मिलियन के हमने फ़ंड दिए हैं, और हमें अगर मज़ीद इतने फ़ंड मिल जाएं तो फिर ये सारे स्कॉलरशिप सीधे हो सकते हैं। अच्छा, यानी वो 1600 की फिगर फिर मैं गलत कोट कर रहा था, 34,000 तकरीबन स्टूडेंट्स हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हमारे अभी जितने 18,308 बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन, ओके, यानी 34,000 में से 16,000 कुछ बच्चों ने एप्लीकेशंस दी थी, और उसमें से 395 मिलियन अरेंज हो चुके हैं, और इतने ही और मिल जाएंगे तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा स्कॉलरशिप्स का। हाँ जी, और इंशाल्लाह हमारे अलुमनाई चैप्टर जो है, हमारे जो अलुमनाई हैं वो इसमें काफ़ी मुतहर्रिक हैं, और हमारे वाइस चांसलर ने इसको टास्क फोर्स बना दी और बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह हम ये दिए जलते रखेंगे और इंशाल्लाह ये रोशनी। और समझने के लिए कमर साहब लास्टली बस मुझे ये बता दें, क्योंकि अभी 395 मिलियन तो आप लोगों ने खुद अरेंज किया, एलुमनाई चैप्टर भी आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम करें, बट मुझे ये बता दें कि एंडोमेंट फंड और फॉर दैट मैटर HEC ये कितने फंड्स आपको दे रहा था? यानी ये सारे फंड्स पहले वहीं से आ रहे थे, ऐसा है? नहीं, सारे फंड्स तो हमारी यूनिवर्सिटी के UAF का जो मेरिट स्कॉलरशिप है वो हम अपने तौर पे कुछ कर रहे थे, वो अभी HEC और पंजाब एंडोमेंट फंड यहाँ से कितने आ रहे थे? जी हमारा ये मेरे पास फिगर है कि हमें पहले जो पंजाब एंडोमेंट फंड की तरफ से, तो मैंने आपको बताया कि 884 स्टूडेंट्स को हम दिया करते थे स्कॉलरशिप, वो फंड वहाँ से आता था। अब 52 का उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है, लेकिन वो भी अभी हमें नहीं मिल सका। और इसी तरह ये जो 48 मिलियन था HEC की तरफ से, उसमें से सिर्फ हमें अभी 18 मिलियन मिला है। ओके, 48 मिलियन HEC दे रहा था, 18 मिलियन अभी दिया है, और इसी तरीके से पंजाब एंडोमेंट फंड 834 स्टूडेंट्स को वो देख रहे थे, लेकिन सॉरी 84 स्टूडेंट्स को वो देख रहे थे, 52 को उन्होंने, अब 52 के उन्होंने दिए फंड्स। लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं कि आप लोग खुद काम करें ताकि दिए ना बुझें। बहुत शुक्रिया कमर साहब, साथ मौजूद थे, और ये मसला है स्कॉलरशिप का मसला। HEC ने फंड्स कम कर दिए, पंजाब एंडोमेंट फंड्स वो भी कम हो गए, लेकिन बहरहाल मुखैर हज़रात ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप पढ़ रहे हैं उनका हर्ज ना हो, उनकी डिग्रीज मुकम्मल हो। सिर्फ आज हम पढ़ाई की बात करेंगे, अच्छे कामों की बात करेंगे, कर लेते हैं। घूमने फिरने की बात बहुत ज़रूरी है, और अगर वो किसी अच्छे मकसद के साथ हो तो क्या ही कहने। टूरिज्म नहीं, टेररिज्म नहीं, टूरिज्म।
यही अज़्म लिए अर्ज़ पाक का बेटा मुल्क का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और शिमाली इलाकों की हसीन वादियों की सैर करते कबीर आफरीदी अपनी वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि ये मुल्क तो कुदरती हुस्न से माला माल है, यहाँ की वादियाँ जन्नत से कम नहीं है। और हमने कोशिश की कि आज उन्हीं से बात करें, और फिर ये कोशिश नहीं रही, हमने उन्हें बुला भी लिया। हमारे साथ हैं ट्रैवल गाइड कबीर आफरीदी, तो उनसे बात करते हैं। कबीर आफरीदी, वेलकम टू नया दिन। बड़ा प्यारा जुमला है ये, टेररिज्म होना चाहिए, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, टूरिज्म होना चाहिए, और इसका मकसद भी इसके पीछे बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और बिल्कुल ये मेरा स्लोगन है कि मैं जो इलाके इफ़ेक्ट हुए हैं, पिछला जो सख्त दौर गुज़रा है पाकिस्तान में, स्पेशली वो कबाइल में, वज़ीरिस्तान या खैबर में, तो मेरी कोशिश है कि लोगों का जहन में चेंज कर दूं। जो कि लास्ट टाइम था, प्रीवियस दौर गुज़रा है टेररिज्म का, अब हमारे फोर्सेस ने वो कुर्बानियाँ दे दी हैं, हमें सब कुछ सेफ सिक्योर कर दिया। तो अब हमारी कोशिश है कि हम करें और अब टूरिज़म लाएं, लोगों में ये अवेयरनेस लाएं, एजुकेट करें लोगों को कि ये इलाके, इनमें ये पोटेंशियल है। कौन से इलाके, कौन से इलाके हैं कि जहां आप गए और फिर आपने वीडियो बनाया और उस पर लोगों का अच्छा रिस्पांस भी आया? हमारे सारे इलाके, पाकिस्तान सारा का सारा खूबसूरत है। अगर आप देख ले, इसमें पहाड़ है, आबशार है, दरिया है, डेजर्ट्स है, सारे सब कुछ है यहाँ पे। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, स्पेशली अफ़गानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, जो हमारा समंदरी इलाका है वहाँ गवादर साइड पे, तो बालाई इलाकों को अगर आप देख ले तो हमारे पास हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, टूरिज़म भी डिवाइड हो चुका है ना, रिलीजियस है, हिस्ट्री है और एडवेंचर है, तो सब कुछ है, वो सब कुछ है कबीर। लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि आपका स्लोगन ये है कि टेररिज्म नहीं टूरिज्म, तो मुझे स्पेसिफिकली उन इलाकों के हवाले से बताएं। जैसे कि फाटा आप गए, फाटा की हसीन वादियाँ, मैं चाहूँगा पहले आप ज़रा फाटा के हवाले से बताएं कि वहाँ जाना क्या इतना आसान है, और वहाँ जाएं तो कौन कौन से स्पॉट्स हैं जिस पर आपको लाजमी जाना चाहिए, और उसके अलावा जो और मकाम जैसे कि स्वात, जैसे कि वज़ीरिस्तान, यानी वो खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पे हमने बिल्कुल कुर्बानियाँ दी हैं, उन इलाकों के हवाले से कि वहाँ पर टेररिज्म था, एक्टिविटीज़ थी, लेकिन हमारे पाक अफवाज ने वहाँ कुर्बानियाँ दी। तो अब मुझे स्पेसिफिकली फाटा और ऐसे इलाकों के हवाले से बताएं। देखिए, पहले तो मैं अपने इलाके का जिक्र करूंगा। मेरा ताल्लुक़ खैबर से है और वादी तीरा से है। वादी तीरा से हमारे स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का ताल्लुक़ भी वहीं से है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते, वो इलाका भी स्क्रीन पे मैं ही लाया हूँ। वहाँ के आप देख ले अगर वो खूबसूरती, तो वहाँ पे जंगलात हैं, वहाँ पे मौसम आप देख ले, आबो हवा ताज़ा है। तो पेशावर से लोग जब जाते इतना दूर, 300-400 किलोमीटर दूर, ये सिटी के बिल्कुल 120 किलोमीटर के फासले पर है। इस तरह वज़ीरिस्तान का नाम हम बार बार सुनते थे टेररिज्म में, तो अभी रिसेंटली मैं गया था, वहाँ की खूबसूरती जब मैंने देख ली तो बेमिसाल थी वो खूबसूरती भी। तो हमें टूरिज़म को लोगों में ये एजुकेशन स्प्रेड करनी चाहिए। जो इलाके हैं उसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने इलाकाई सतह पर आबाद करना चाहिए, जो कि वहाँ के मकामी लोग हैं वो जान सके कि हमारे में ये पोटेंशल है, हमें वेलकम करना चाहिए टूरिस्ट को, या हम खुद इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टर को वेलकम करें इस इलाके को आबाद करने ताकि वो डेवलप करें, वहाँ पे स्पॉट्स डेवलप करें ताकि लोग आ सकें। बिल्कुल, ये तो बड़ा एक अच्छा पॉइंट है कबीर। लेकिन मुझे ये बताएगा, फॉर एग्जांपल जब वादी तीरा, क्योंकि आप तो वहीं से हैं, और ऐसे इलाके जब आप वहाँ पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वज़ीरिस्तान विच इज़ ब्यूटीफुल, तो आप क्या करते हैं वहाँ जाके? आप वहाँ से फेसबुक लाइव करते हैं, वहाँ पिक्चर्स बनाते हैं, वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, क्या करते क्या हैं? मैं वहाँ की खूबसूरती जो है क्लिप्स लेता हूँ, बाद में एक व्लॉग बनाता हूँ और व्लॉग में सारा डिटेल शेयर करता हूँ कि आइए देखिए ये है हमारे वो इलाके जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखे या किसी ने नहीं दिखाए हैं। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ये तवज्जो दे तो ये हो सकता है, पब्लिक जो है लोगों को वेलकम करे तो
उनके इलाकों में इस खूबसूरती की वजह से लोगों में गुर्बत में भी कमी आ सकती है, कल्चर का चेंज एक्सचेंज भी आ सकता है। और ज़्यादातर यही मैसेजेस मैं बार बार देना चाहता हूँ कि इन इलाकों में ऐसा पोटेंशल है, अगर हम ये सही अप्लाई करें, ज़ाया ना करें, तो इससे हमारे इलाके को हम बहुत कुछ दे सकते हैं, वहाँ की पब्लिक को हम बहुत कुछ दे सकते हैं अगर ज़ाया ना हो। मैं ना जो कुछ वीडियोस थे आपके, उसमें मैंने देखा नज़ारे तो हैं, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत हैं कुछ एक दो आप हमसे पकवान ऐसे शेयर करें ना, वो भी तो अट्रैक्शन है कि लोग उन मकामात का रुख करें। भाई मुझे अगर कोई ये बताए कि बहुत अच्छा खाना, मैं पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार हूँ आप ऐसी एक दो डिशेस बताइए ज़रा, जिनके लिए बहुत दिक्कत के साथ जाना पड़ता है। बिल्कुल, खाना पीना खाना पीना तो हमारे कबाइलों का ट्रेडिशनल वो आइडेंटिटी मार्क ही वही है। हमारे सौगात जो है तीखे, बारबेक्यू, कढ़ाई में, तो आप कहीं भी जाएंगे कबाइली इलाका जात में तो दुम्बा सिस्टम वही चलता रहता है। तो नो डाउट कि हमारे इलाकों में फूड तो बड़ा डिलीशियस है। और वो कुछ डिफरेंट भी तो होता है, सोबत जैसे कि बहुत ख़ास डिश है और वो स्पेसिफिकली कुछ इलाकों में ही बड़ी अच्छी बनती है। बिल्कुल, बनू का जो है ट्रेडिशन बड़ा फेमस है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं, या वज़ीरिस्तान में एक मिक्सचर सा बना लेता है टेस्टी, तो वो भी बड़ा मज़ेदार है। इंशाल्लाह ये सब हमारे हैं लिस्ट में, सब कुछ हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। ज़बरदस्त, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कबीर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आपकी इन वीडियोस में डेफिनेटली जो गैर मुल्की सयाह वो भी सोचते होंगे सिर्फ अगर पाकिस्तान जाना है तो यानी सिर्फ शंग्रीला या नारायण का गान या फॉर दैट मैटर स्कर्दू, गिलगित नहीं, ऐसे इलाके में जहाँ बात कर रहा है उसके बारे में तो बता दे। लेग स्पिनर शादाब खान इस वक्त रावलपिंडी मीडिया से बात करें, आपको लिए चलते हैं कि अभी आप अपने आप को समझ रहे हैं कि फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली तौर पे आप मुकम्मल फिट हैं? जी बिल्कुल, अब पिछले 3 साल से मैं रेगुलर हम उधर जा के खेल रहे हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। जाके आप थोड़ा रिदम में आना पड़ता है, बाकी तो मेंटली आप प्रिपेयर होते हैं। तो कोशिश करूँगा जाके जल्दी कंडीशन से हम पिंडी रीजन जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये वो ग्राउंड है जहाँ से इन ग्राउंड से आपने अपनी क्रिकेट शुरू की। तो जब आप पे ये एक छोटा सा पीरियड आया, फैमिली तो थी, रीजन का क्या किरदार था? जो आपके कोच हैं, जिनको आप अपने मेंटोर भी कहते हैं, सभी अजहर साहब, उन्होंने कितना आपके साथ इंटरेक्शन रहा, कितना उनका रोल रहा इस सारे पीरियड में, ये जो 1-1.5 महीने का पीरियड? जी बिल्कुल, पूरे पिंडी के जितने भी कोचेस, क्लब प्रेसिडेंट और हमारे पिंडी के सभी भैया हैं जिस तरह, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि ये टफ टाइम होता है तो इसमें सपोर्ट ही चाहिए होती है। तो मेरे जो पिंडी के सारे कोचेस थे, क्लब प्रेसिडेंट थे और सभी भाई, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि इतने टफ टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन आखिरी, मुझे ये बताइए कि अभी आपने देखा पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, जो इंग्लैंड के विकेटों के ऊपर या उसके कंडीशन में जो है वो इतनी फ्रूट नहीं हो रही, और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन 3+ स्कोर बन रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान कोई ऐसी आपके पास टेक्निक है कि आप स्कोर को रोक सकें, या कुछ ताकि स्कोर रुके और विकेटें हासिल कर सकें? कोई ऐसा आपके ज़हन में है कोई कि पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त जो बड़े मार्जिन के साथ जो है वहाँ पे उनको 350+ जो है स्कोर हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप 350 का बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से विकेट्स नहीं ले रहे। तो विकेट्स अगर आप न्यू बॉल से विकेट्स लें, और मेनली आजकल की जो क्रिकेट है उसमें मिडिल ओवर में विकेट्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की ऐसी क्रिकेट है कि अगर आप विकेट्स नहीं लेते, आखिरी 10 ओवर में आपको 150 रन भी हो सकते हैं। तो कोशिश यही होती है कि विकेट्स लें न्यू बॉल से और फिर मिडिल ओवर में। तो इंशाल्लाह अभी तो ये सीरीज़ है, सीरीज़ और वर्ल्ड का प्रेशर अलग होता है, तो इंशाल्लाह आगे जो अगले 2 मैचेस रहते हैं इंशाल्लाह बॉलर बाउंस बैक करेंगे। आप मिडिल का कह रहे हैं, अब फ्रंट नहीं चाहिए होते? जैसे वसीम अकरम होता था, वकार होता था, शुएब होता था, कि आमिर ने ये जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, जुनैद था, जब तक आप ऊपर से विकेटें नहीं लेंगे। आने वाले मुकाबलों के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहन भी बना हुआ है, फिटनेस भी है। शादाब खान कहते हैं कि वो पुरअज़्म है। एनीवेज़, अब जरा बढ़ते हैं आगे। मुल्तान से खबर शामिल करते हैं जहाँ के नौजवानों ने दुनिया के 100 ममालिक की करेंसी जमा कर ली। सॉरी, नौजवानों ने नहीं, एक नौजवान है जिसने काम किया है, तो उस नौजवान से मिलवाएंगे आसिफ बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्तान के नौजवान का मुनफरिद खजाना।
मोहम्मद इलियास 100 ममालिक की करेंसी नोट और सिक्कों का मालिक है। मुझे बचपन से ही शौक था कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन सी करेंसीज यूज़ होती हैं और उसके बाद फिर उनकी इकॉनमी उनकी करेंसी के साथ कैसे वेरी करती है। सन 1900 में जारी होने वाले मुख्तलिफ ममालिक के सिक्के, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड के प्लास्टिक के खूबसूरत नोट भी इसके खजाने में शामिल हैं। इलियास के दोस्त भी इसका करेंसी कलेक्शन देखकर काफ़ी मुतासिर हैं। 100 प्लस कंट्री से ये जो है ना कलेक्शन कर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे कलेक्टर हैं और हमें भी इस बात का बहुत ज़्यादा हमें इस बात की खुशी होती है कि इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया हुआ और बहुत इनका मतलब शुरू से ही इनका ये हॉबी है। 20 साला इलियास का मानना है हौसले बुलंद हो तो दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं। 100 ममालिक की करेंसी और सिक्के इकट्ठे करने के बाद मोहम्मद इलियास पुरअज़्म है कि पूरी दुनिया के करेंसी और सिक्के इकट्ठे करेगा। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। उसके पास तो बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पास सिर्फ 4 हैं। सिर्फ 4 हैं? हाँ, अगर ये मल्टीप्लाई भी कर लेना थाउजेंड्स में तब भी ये कुछ नहीं। ख्वाहिश ऐसी है, उसी के बारे में बता रही हूँ। मैंने दिखाने की कोशिश की थी लेकिन मैंने छुपा लिए थे। टंटना भाई ये हो या कोई और करेंसी हो, कोई और रकम हो, अगर हो ख्वाब आपका ऐसा जो मैं बताने जा रही हूँ तो पैसा उसके आगे कुछ भी नहीं। अल्लाह की इबादत दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन अजर है। ये साबित हो गया कैसे? मस्जिदुल हराम में सफाई पर मामूर पाकिस्तानी ने पूरा महीना बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बाद में उन्हें बेहतरीन कारकुन करार देकर इनामी रकम देने का ऐलान किया गया, लेकिन इस पाकिस्तानी को ये रकम बिल्कुल नहीं भाई। उन्होंने कहा इनाम ही देना है तो फिर मौका दीजिए, पैसा नहीं। हिजर इस्माइल में नमाज पढ़ने की इजाज़त दीजिए। इस ख्वाहिश को हरम शरीफ की इंतज़ामिया ने कबूल किया और फिर इन पाकिस्तानी को मौका मिला कि ये इस मकाम पर जाकर ये शर्फ हासिल कर सकें। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत खबर करना आप लेकर आए और ये वाकई इसके जो हम दिखा रहे हैं तस्वीर वो भी बहुत खूबसूरत है। वाकई ये तो ख्वाहिश होती है वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ना। एनीवेज उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। अब हम क्विकली लेंगे ब्रेक, इसके बाद आमीन सबकी ख्वाहिश पूरी करे। मुलाकात कराएंगे बहुत ही ज़बरदस्त नौजवानों से, चेहरे नहीं दिखाएंगे लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे। हाजिर है ब्रेक के बाद। इंसानियत की खिदमत करें, इंसानों की खिदमत करें और आप अपने अंदाज से भी ये काम कर सकते हैं और क्यों ना करें। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। कराची की सड़कों पर, कच्ची बस्तियों में, फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए किसी मसीहा की तलाश रोज़ लगता है कि उनको है, लेकिन कुछ मसीहा आज हम आपसे मिलवाएंगे जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ये फूड बैगर्स हम कहेंगे, क्योंकि फूड के बैग्स ये बेसिकली दे रहे हैं लोगों को और रक्शे वालों को भी दे रहे हैं और जो वहाँ पर बच्चे अगर किसी इलाके में तो वहाँ पर भी दे रहे हैं। इनका चेहरा शायद ये किसी ने नहीं देखा होगा। आई मीन जब ये काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली फूड बैग्स जब वो तकसीम कर रहे हैं, कपड़े फराहम कर रहे हैं, खाना फराहम कर रहे हैं, रज़ाकार हैं, अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। गर्मी हो, ट्रैफिक सिग्नल पर अगर कोई कांस्टेबल खड़ा है तो पानी की बोतलें भी देते हैं। जो पुल के नीचे अफराद आबाद हैं उनको भी अशिया फराहम करते हैं। तो ये लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको दिखाते हैं फूड बैग्स जो तकसीम करते हैं। फूड बैगर्स रज़ाकार हैं। ये नाम नहीं बताएंगे? नहीं, चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। तो फिर बताएं फूड बैगर्स, ये तो बड़ा दिलचस्प काम है, बहुत दिलचस्प अंदाज में। कि बस इतने ही लोग हैं, इसके अलावा भी हैं? नहीं, हमने स्टार्ट ही 5 मेंबर्स से लिया था। इंशाल्लाह हम आगे ज्वाइनिंग करेंगे। हमारे पास 3000 अबव हमारे पास ज्वाइनिंग्स हैं। अच्छा जी, जो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ईद के बाद। और शर्त यही है, क्या नाम नहीं बताएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन खिदमत करेंगे? जी बिल्कुल, खिदमत तो इंशाल्लाह लास्ट तक ही करनी है। सही है ना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी पहचान जो है वो हमारे नाम से ना हो, सिर्फ हमारे काम से हो। उम्रें क्या है आप लोगों की? क्या एज है आपकी? 20 सारे के सारे? जी बिल्कुल। और इसी एज ब्रैकेट के लोग हैं कि जो आपके पास आना चाहते हैं? जी बिल्कुल। हमने कांटेक्ट किया। 3000 लोग हैं जो कि आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। जी बिल्कुल। वो स्पेसिफिकली कराची के लिए ही है? नहीं, आउट ऑफ सिटी से हमारे पास लाहौर, सखर और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ से हमारे पास ज्वाइनिंग। मुझे आप ये बताएं कि ये तरीका किस तरह से होता है? यानी ये फूड कहीं से आप लेकर आते हैं और फिर फूड प्रोवाइड करते हैं या ये ख़रीदते हैं, कोई आपको देता है, होता क्या है? नहीं, देखिए हमने स्टार्ट जो अभी में हमें 5 मंथ्स हो गए, ये हमने खुद ही किया। अभी तक हमने किसी से डोनेशन वगैरह कलेक्ट की ही नहीं। सही है ना, हमने आपस में खुद जो ना कॉन्ट्रीब्यूट करा, आपस में परचेज किया, उसके बाद आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और कि फूड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा आप कपड़े भी लोगों को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है?
और क्या क्या चीज़ें हैं और आगे हमें उन लोगों की शादियां करवानी है जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उन्हें, जो बच्चियां बेचारी मतलब एजुकेशन के बाद वो आगे नहीं पढ़ पाती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनकी शादियां नहीं हो रही, वो रोड पे निकलनी है, वो लोगों के आगे मतलब भीख वगैरह मांग रही हैं। तो हमने सोचा कि हम आगे भी इसी मिशन पे भी वर्क करेंगे इंशाल्लाह, कि जो ना हम शादी वगैरह भी करवाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो आप हमें बता सकते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? देखें हम लोग ये 24 घंटे यही काम करते रहते हैं? नहीं, देखें अभी तो हम 4 डर के एग्ज़ाम दिए, एक ये माशाल्लाह ये आलिम बन रहा है। ओके, सही है ना। तो फिर आगे हमें जो ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, लेकिन जैसे जैसे हम वर्कआउट करते रहे हमें आगे देखा कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। अगर हम सुबह उठ भी जाते हैं, हमें परचेज़ करने में, फिर उसे बिल्कुल सेट करने में, आगे कंट्रीब्यूट करने, फिर रिटर्न आने में, वीडियोस अपलोड करने में, फिर मैसेजेस का आंसर देने में हमें रात के 11-12 ऐसे ही बच जाते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह आगे स्टडी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें ज़रा मैनेज हो जाए, थोड़े और लोग आपके पास आ जाए। हाँ, ज्वाइनिंग मेंबर्स आ जाएंगे ना, फिर इंशाल्लाह थोड़ा बर्डन कम हो जाए। और ये आइडिया किसका था कि नाम नहीं बताना और चेहरा छुपाना है? आइडिया तो देखें हम सारे मतलब जैसे हम बाहर गेट टुगेदर बैठते भी नहीं हैं, हम अपनी लाइफ तकरीबन कुछ नहीं 8 से 9 साल से एक छत पे ही गुजार रहे हैं बैठ के। एक दिमाग में एक आइडिया आया था कि जो ना एक वर्क स्टार्ट करते हैं, तो हमने ये सोचा, फिर हम सैटरडे नाइट जो ना स्टे करके फिर हम सुबह ब्रेकफास्ट करने चले गए। तो फिर इन्होंने अटेम्प्ट किया ना, ये 2-3 आंटियाँ और 2-3 बच्चों को बिठा के वाटर पम्प के ऊपर इन्होंने जो ना उन्हें नाश्ता करवाया। अब वो नाश्ता करने के बाद हमें इतनी दुआएं दे रहे, मतलब दिल से उन्होंने हक भी किया, हमें बहुत सारे बच्चों ने दुआएं दी कि आप फिर आइएगा। तो फिर हमने सोचा कि आगे ये कंटिन्यू करके देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है। और आज अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे लोग ये सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। ग्लव्स भी हैं, ये भी है, कैप्स भी हैं, जैकेट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये भी डिज़ाइन किया है? जी, खुद से किया आप लोगों ने? वेरी नाइस। और मुझे ये बताइएगा, अच्छे अच्छे जेस्चर्स तो देखने को मिलते हैं कि आपने किसी को हेल्प किया, थोड़ा सा भी खाना दिया, ठंडे पानी की बोतल दी, उसने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ना बिल्कुल आपको गले भी लगा लिया, दुआएं भी दे दी। कभी ऐसा भी हुआ है कोई घबरा गया? बिल्कुल, यकीन नहीं आया। हाँ, बहुत सारे कुछ देने ही आए। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। जैसे हम पेट्रोल पंप की साइड पे हमारी एक वीडियो है, वहाँ हम अपने कपड़े वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, तो एक गार्ड ने अपनी पोजीशन संभाल ली थी। तो मैं खुद डर गया, मैंने मास्क नीचे झाँक करके जो ना उसे समझाया, मैंने कहा देखें हम ये वर्क करते हैं। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसके बाद हमने अपना वर्कआउट किया, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है कराची में रहते हुए आप फेस हाइड करके वर्कआउट स्टार्ट करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी टीम्स स्टार्ट की हैं, 2-3 कराची के अंदर ही हैं, 2-3 आउट ऑफ सिटी के अंदर ही हैं, जो फेस हाइड करके ये वर्कआउट कर रही हैं हमारा हैशटैग यूज़ करके। हमें बड़ी खुशी होती है जब लोग हमें मैसेज करते हैं, किसी का भी नाम इस्तेमाल कर लें, आप हमें ज्वाइनिंग करें। तो हमने बोला कि देखें ये कोई टीम है बेसिकली कराची में रहते हुए, लेकिन ये हमारी एक सोच है। सही है, ये हमारी एक सोच है। हम मैसेज दे रहे हैं वीडियोस बना के, इसको समझने वाला हर शख्स हमारा मेंबर खुद ही बन जाएगा अगर उसकी सोच में तब्दीली आ रही है। अच्छा, ये स्पेसिफिकली फूड बैगर्स ही नाम क्यों? आप तो तालीम के हवाले से भी कुछ काम करें, कपड़ों के हवाले से भी हम देख रहे हैं, तकसीम करते हैं। Why only food beggars? Why only food? क्योंकि हमने स्टार्ट ही जो ना सबसे पहले फूड सप्लाई से स्टार्ट किया था, एसोसिएशन टू सप्लाई फूड फॉर बेगर्स। ये ऐसा हमारा ट्रेडमार्क है, फूड बेगर्स। सही है ना, क्योंकि हमने स्टार्ट ही जो ना फूड डिस्ट्रीब्यूट करने से लिया था। उसके बाद हम आगे देखते थे जब हम फूड सप्लाई कर रहे हैं, लोगों को कपड़ों की भी नीड है, लोगों को वैसे भी पैसों की भी खुद लोकेट करते हैं आप कि इसको जरूरत हो सकती है तो फिर हमें ये चीज प्रोवाइड करनी है, या रैंडमली निकलते हैं आप? रैंडमली नहीं निकलते, हम एक दिन पहले सर्वे करते हैं, देख के आते हैं कहाँ किस चीज़ की नीड है, फिर उस हिसाब से अपना बजट देखते हुए वो चीज़ें परचेज करके उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट। और ये बताएं कि कोई 20 साल का ही होगा तो ही ज्वाइन कर सकता है? कोई छोटा बच्चा, कोई खातून, कोई बुजुर्ग नहीं आ सकते? देखिए हमने तो आ तो सकते हैं, देखें, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना सोच, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स ये है कि हमें जो ना न्यू यूथ चाहिए, हमारी अपनी जैसी जो टीनेजर्स हों, क्योंकि वो आगे जाके जब एक नॉर्मल एज के अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह वो वर्कआउट ज़्यादा कर सकेंगे। और जिस तरह आपने कहा कि 300 एप्लीकेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि आपके साथ 3000 सॉरी माय बैड, तो कोई लड़कियां भी हैं जो कि चाह रही हैं कि वो भी दिल दहल गया, आपने जीरो खा लिया है। तकरीबन अगर मेरे पास 3000 ज्वाइनिंग्स हैं और मैंने जितना सर्वे किया है मैसेजेस के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, तो मैं बोलता हूँ मैक्सिमम 2000 अबव हमारे पास सिर्फ गर्ल्स ही हैं। ओके, जो हमें बोलती हैं, बहुत सारी गर्ल्स ऐसा कहती हैं कि हमें सोसाइटी में ये वर्क करने से मतलब
लोग हमें ब्लेम करेंगे, ये करेंगे, तो इंशाल्लाह इस पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा अभी। अच्छा, और आप मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह आप कह रहे हैं अपनी जेब से आप लोग सारा काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फूड और ये जो कपड़े प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर ये ग्रुप बढ़ता जाए और आपको लगे कि आपको एक बड़े पैमाने पर एक काम करना है, बहुत से लोगों को प्रोवाइड करना है आपको ये चीज़ें, तो उसके लिए आपको लगता नहीं कि आपको इमदाद भी चाहिए होगी, फंड्स भी चाहिए होंगे, सो दैट इसमें कोई रुकावट ना हो? जी बिल्कुल, हमें फंड्स की तो आगे नीड पड़ेगी। जब हम ज्वाइनिंग मेंबर्स बढ़ाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम डिस्ट्रीब्यूट और आगे लोगों की मदद भी ज़्यादा से ज़्यादा ही करेंगे। तो इसके लिए हमने अपने अकाउंट्स नंबर जो ना अपने पेजेस पे शो किए हैं, जैस कैश ईजी पैसा का, बाकी बैंक का अकाउंट नंबर इंशाल्लाह हम शो कर देंगे प्रोसेस में। अच्छा, आप अभी आपने मिलना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की है इस सिलसिले में? नहीं, अभी हमने फ़िलहाल स्टार्ट नहीं की। और अगर आपको ऐसी थिंकिंग कहीं कहीं मिलती है कि लोग आना तो चाहते हैं लेकिन आपकी जितनी मेहनत नहीं करना चाहते, या वो आपके जितने फाइनेंसेस नहीं जनरेट कर सकते, या वो करना नहीं चाह रहे, भाई वो थोड़ा सा ना बस वो ये चाह रहे हैं कि वो किसी तरह आपसे एसोसिएट हो जाएं, वो उतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे, थोड़ा दिल तो टूटेगा, फिर क्या करेंगे? नहीं, तो हमने तो यही कहा कि अगर आपने ज्वाइनिंग करनी है तो देखिए मेहनत हमारी तरीके से ही करनी है, लेकिन जो हम आगे मैसेज दे रहे हैं वो हम एक सोच दे रहे हैं कि आपके गली के कॉर्नर पे भी कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो नीडी पीपल है, तो आप उसकी मदद करें, आप खुद फूड बैगर से ज्वाइन हो गए, ऐसा कर लें अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी सोच कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह हम एंड तक यही चाहेंगे कि हर मेंबर के अंदर ये सोच डाइवर्ट कर दें कि सिर्फ खाना खिलाना, शादी कराना, ये बेसिकली जो ज़रूरत है वो पूरी करनी है, वो अपने ज़रूरतें बेसिकली जिस शख्स को जिस जगह नीड है आप वो पूरी करें बस। और हो सकता है गली के नुक्कड़ पे बिल्कुल आपके आस-पास कोई शख्स होगा जिसे ज़रूरत होगी तो उसकी आप ज़रूरत पूरी करें, आप हेल्प करें। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि आपका अकाउंट नंबर और इस तरह आप आगे चल के फंड्स की आपको ज़रूरत भी होगी, इरादा है कोई प्रॉपर ऑफिस खोलने का भी ताकि लोग आ सके वहाँ पर? बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी तो हमने अपने घर के अंदर ये ऑफिस मेंटेन किया हुआ था जिसमें हमारे लैपटॉप, सेल फोन्स, नेट वगैरह अवेलेबल था, जिसके अंदर हम वीडियोस एडिट करके अपलोड करते थे। लेकिन आगे जब हम ज्वाइनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह हम ऑफिस भी खोलेंगे यहीं पर कराची के अंदर, फिर वहीं पे ज्वाइनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्कआउट हम घर में रहते हुए तो नहीं कर सकते, क्योंकि माशाल्लाह इतनी सारी ज्वाइनिंग्स हैं, कैसे मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करें? घर पे रहते हुए नहीं हो सकता। ये बताएं, घर वाले भी आपका साथ देते हैं? सब में घर वालों को तो बताया हुआ है ना, मम्मा पापा की दुआएं बस, इसके अलावा भाई बहन किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। घर नहीं बताया? किसी ने भी नहीं बताया। बहुत 2-3 ने घर पे भी नहीं बताया हुआ। जो उनको पता चलेगा तो वो तो अप्रिशिएट ही करेंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो आज बता देंगे घर जाके? नहीं, खुद से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खुद से देखेंगे अच्छा लगेगा। 5 महीने हो गए, मम्मा यही कहती है कहाँ होते हो, क्या करते हो, तुमने मतलब पढ़ाई। उनको पता लग जाएगा ना, उनको पता लग चुका होगा, ये आंखें, ये कान, ये आवाज मेरे बेटे की है। और दूसरा ये घर जाके कपड़े तो घर पे ही होते हैं ना? नहीं, हमने मैंने बताया ना, हमने एक अपना रूम सिलेक्ट किया भाई, जहाँ हम 8 से 9 साल से बैठते हैं, वहीं हमने वेयर करने, वहीं हमने उतार के मतलब वहाँ से निकलते हैं, वहीं वापस जाते हैं, उसके बाद नकाब उतार के आप लोग बेसिकली घर जाते हैं। भाई बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, और काम भी अच्छा है, बातें बहुत अच्छी हैं। सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी ना, हम खत्म हो सकते हैं, हमारी सोच खत्म नहीं हो सकती। यस, इंशाल्लाह। हमारा अमल जो है ना, वो कितना अच्छा, कितना दिलचस्प और कितना मुफीद हो सकता है दूसरों के लिए। आज आपने इसकी कई एग्जांपल्स देखी, ये 5 भी उसी की एग्जांपल। तो सिर्फ सोचिए नहीं, कुछ कीजिए भी। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा ये काम इस तरीके से है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं और उसको मालूम नहीं कौन मदद कर रहा है। बड़ा खूबसूरत मैसेज लेकर ये आए थे। हम लेंगे छोटा सा वक्फा, दोबारा हाजिर होते हैं। हाजिर है ब्रेक के बाद। हम रोज़ ही पहले रमज़ान से कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी मौजू के ऊपर बात करें जिससे हमारी आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो, और हम्द का, नात का या सूफियाना कलाम का कोई मौका हमारे हाथ से जाए, हम ये कोशिश करते हैं ऐसा हो नहीं। नात भी हो, लाजमी हो, हम्द हो, लाजमी हो। तो आज हमने इसके लिए दावत दी है ज़ैनब लाखानी को। बहुत शुक्रिया, आपने दिन में आप आई। और कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो आप बताइए, कब से आप नाते पढ़ रही हैं? मुझे 7 इयर्स हो चुके हैं। 7 साल हो चुके हैं आपको। और मुकाबले भी कुछ जीते आपने? नहीं, पार्टिसिपेट किया मुकाबले में? और स्कूल लेवल से करते हुए आए? अच्छा, तो आज बताइए ना, आज आप हम सुनाएंगी हमें पहले? जी बिल्कुल, प्लीज। काबे की रौनक
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम दे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रस घोलती गए ज़ाने। हम दे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रस घोलती गए ज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह। बहुत ही, एक तो ये कलाम बहुत अच्छा, ऊपर से आपने पढ़ भी बहुत अच्छा दिया इसको, कितना अच्छी तरह से आपने इसको अदा किया एक एक लफ्ज़ को। मैं ये पूछ रही थी कि आप जब भी कलाम का इंतखाब आप ख़ुद करती हैं जी, तो उसमें और ये भी हो जाता है कि आप किसी नात की महफ़िल में हैं और वहाँ पर कोई आपको ये कहें कि नहीं मुझे वो वाली नात सुना दें, तो सबसे ज़्यादा लोग किस नात की फरमाइश करते हैं कि आप हमको ये वाली नात सुनाइए? ज़्यादातर तो भर दो झोली की फरमाइश होती है और या नबी नज़र करम फरमाना। तो आज आपने क्या इंतखाब किया? आज मैंने कल पुल से उतारो राह गुजर को खबर। उसके बाद भर दो झोली हो जाएगा? बिल्कुल। चलिए पहले आप अपनी मर्जी से सुना दीजिए। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से हमें रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से हमें रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये हदिया पेश किया। और मैं आपसे जानना ये भी चाह रहा था कि अक्सर ऐसा भी होता है स्कूल में असेंबली के वक्त जब तिलावत और फिर नात, वहाँ पर भी नात पढ़ती हैं? जी बिल्कुल। अब तो स्कूल के बाद, अब तो स्कूल के बाद की बात नहीं, आपने कहा ना 7 साल से पढ़े, डेफिनेटली स्कूल से ही आपने इसका एक शौक तो वहीं से पैदा हो जाता है। क्योंकि मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हमें बड़ा शौक होता था कि यार हमने पढ़नी है, मौका बड़ा कम मिलता था। तो ऐसा होता है। तो स्कूल उस वक्त, कॉलेज में अब आप अक्सर, कॉलेज में तो मौका ज़रा कम मिलता है? नहीं, कॉलेज में भी मैं हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। ओके, तो इसके लिए और आपको ढूंढना नहीं पड़ता, उनको ये नहीं करना पड़ता आज हम उनको मौका दे, वो कहते हैं कि नहीं ज़ैनब भी पढ़ेगी। जी, और कोई भी इवेंट होता है तो उसमें ज़ैनब सबसे आगे होती है। माशाल्लाह। और ऐसा क्या ऐसा होता है
किसी ने ख्वाहिश की हो कि वो नात आप हमें सुनाएं और आप कहें अच्छा वो तो मैंने याद क्योंकि नहीं की हुई, मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो चलो गिव मी सम डेज, तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा होता है जी। तो कितने दिन लगते हैं आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके फिर वो नात पढ़ें? ज़्यादा दिन तो नहीं लगते, 1 आवर चाहिए। 1 घंटा सिर्फ? नहीं, कोई भी नाते कलाम अगर आपको कहें तो आप 1 घंटे में प्रैक्टिस के बाद आप उससे पढ़ लेती हैं। ये क्या बात है, मोहब्बत है ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अकीदत है, वो ऐसी है कि जब आप कोशिश करते हैं तो फिर 1 घंटा भी बहुत वक्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ रही थी, एक लाइन से दूसरे पे चले गए? ऐसा हुआ है कभी? कभी मिसरे तो अलग अलग कर दी हो? ऐसे कभी हो जाता है, फिर बैलेंस भी कर देती होंगी, कंफ्यूज हो जाता है, तो इस तरह से हो जाता है। वैसे ज़्यादातर नहीं होता। और अगर कभी हो जाए तो वो गलती आपको पता लगती है, बाकी लोगों को आप पता नहीं लगने देती? जब दोबारा पढ़ने लगो तो वो दोबारा वही जो सही लाइन होती है वो पढ़ लेते हैं। तो अब किरण ने जिस तरह कहा था कि भरद झोली भी अगर सुना दें तो आप जब तक सोच लें अगर कुछ है तो। ओके। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर्द से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारो चलो सर के बल चले, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। सदका लुटा रहा है खुदा जिनके नाम पर, सदका लुटा रहा है खुदा जिनके नाम पर, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। अब आप एक जुनैद जमशेद साहब मरहूम, उन्होंने तो इतना अच्छा कलाम पढ़ा, अगर कुछ आप वहाँ से पता है मैंने इस बार भी इनको मौका नहीं दिया कुछ याद है उनका? और अगर आप चलें, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ एक आधा कुछ सुना सकें, हमें पढ़ सकें एक नात तो। हाँ, जिस तरह आपने कहा कि बहुत फरमाइश भी होती है, या नबी नजर करम फरमा, तो अगर वही या नबी या या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना। हसनैन के नाना नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना नाना, हसनैन के नाना। ज़गरा पाक के सदके में, ज़गरा पाक के सदके में हम सबको मदीने बुलाना। हसनैन के नाना नाना, हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, है आपका साया। अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना, हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना। हसनैन के नाना नाना, हसनैन के नाना। माशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा नाते सुनकर।
सारी ख्वाहिशात पूरी की, सारी तो नहीं पूरी की लेकिन चलें जितनी भी हमने की वो उन्होंने पूरी की। थैंक यू सो वेरी मच। और अब जरा बढ़ते हैं आगे। किरण, क्विकली खबर हमने शामिल करनी थी, वरना मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था ज़ैनब को जाने दें। नहीं बिल्कुल, ज़ैनब को दोबारा बुलाएंगे। एनीवेज, यहाँ पे खबर एक आ रही है हरिपुर से। हरिपुर की तहसील है खानपुर, यहाँ पर क्रशिंग प्लांट में धमाका हुआ है और 2 मजदूर पहाड़ के मलबे तले दबकर जाम बहक हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आतिफ क़य्यूम हमें ज्वाइन करें। आतिफ, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुताल्लिक। जी हाँ, बिल्कुल, ये तहसील खानपुर का इलाका है खुई मेरा। यहाँ पे क्रश प्लांट के लिए जो है पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग की गई है पहाड़ी के ऊपर, और जब जैसे ही ब्लास्टिंग खत्म हुई तो मजदूर पत्थर उठाने आगे गए तो ऊपर से स्लाइडिंग आ गई है, जिसकी में आके जो है 2 मजदूर हैं जिनमें एक इम्तियाज है और दूसरा जो है मोहम्मद सलीम जो है वो जाबाक हो गए हैं। मकामी अफाद ने जो है उनको स्लाइडिंग के नीचे से जो है वो निकाला है और इस वक्त लाशें जो है तहसील हेडक्वार्टर जो अस्पताल है खानपुर वहाँ पे जो है पुलिस जो है वो मुंतकिल की जा रही कर रही है और अभी तक जो इतलात है पुलिस ने जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। शुक्रिया आतिफ, आपने खबर की तफसील दी। कराची का इलाका नाजिमाबाद, यहाँ चोर 10 सेकंड्स के अंदर ठीक 10 सेकंड्स के अंदर मोटरसाइकिल चुरा के ले गए। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा, ये तो इन्होंने सेकंड 60 सेकंड भी नहीं लिए, 10 सेकंड्स के अंदर मोटरसाइकिल ये चुरा के ले भी गया बासानी। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक में भी स्ट्रीट क्राइम कम ना हो सका है। नाजिमाबाद का इलाका है जहाँ पे घर के बाहर से मुलजिम ने 10 सेकंड में मोटरसाइकिल चोरी की और बआसानी फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने टी कैप लगा रखी है ताकि चेहरा उसका सामने ना आ सके। 10 सेकंड में उसने मास्टर की से मोटरसाइकिल खोली और उसके बाद लेके रफू चक्कर हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वक्त हो गया खत्म, मुलाकात होगी कल दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।